वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो इंडो पाक हिस्ट्री का है। और हमारा जो आज टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री 1857 टू 1947। यानी आज हम जो है वो बात करने लगे हैं जो इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट 1857 से लेके 1947 तक, यानी कि 100 साल के अंदर तकरीबन जो है जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए ये सारे के सारे जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन सब को हम जो है वो क्विकली डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये एक जो है वो एक लॉन्ग लेक्चर होगा, यानी कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 घंटे की हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है वो कोशिश करनी है कि वन सिटिंग में ही से सुने, आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। और दूसरा आपने अपना फोकस बना के रखना है, और तीसरा साथ में आपने नोट्स जो हैं वो बनाते जाना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को जो है, और क्विकली जो है इनका रिव्यू लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास जो आता है जो है जी द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी जंग आज़ादी से हम स्टार्ट करने लगे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे जंग आज़ादी के ऊपर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जंग आज़ादी की द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या, तो देखिए मुसलमानों ने, ठीक है, और हिंदुओं ने जो है वो एक मुश्तरका वॉर लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, यानी ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़। तो वो जो ब्रिटिश राज के खिलाफ मुश्तरका वॉर थी उसको द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया गया, जंग आज़ादी का नाम दिया गया। इसके जो दूसरे नाम है इसको रिवॉल्ट के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ इसे रिवॉल्ट या गदर जो है वो कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो हुकूमत के ख़िलाफ़ क्योंकि ये हुआ, तो इसका मतलब उन्होंने इसे कहा ये बगावत है भाई, ये रिवॉल्ट है। लेकिन मुसलमानों और हिंदुओं ने जो है इसे किसका नाम दिया जी, आज़ादी का, कि भाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ी है, जो कि एक छोटे पैमाने पर लड़ी गई। अब अगर बात करें इसके कॉजेज़ की कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुए, तो इससे पहले हम अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो हम ये जानते हैं कि 1600 के अंदर जो है वो ये जो गोरे हैं यानी अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आते हैं और ताजिर बनकर आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता 200 सालों के अंदर, यानी कि 1600 से 1800 तक जो है वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो कब्ज़ा हो जाता है उनका। ऐसे में जो है फिर इन 200 सालों के दौरान, ठीक है, 200 सालों के दौरान जो है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे का पूरा कंट्रोल जो है ऑलमोस्ट 80% इंडिया का जो है वो उनके पास रहता है, अंग्रेज़ों के पास तो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं। तो उन पॉलिसीज़ के नतीजे के तौर पे ये रिवॉल्ट होता है, ये जंग आज़ादी होती है, ठीक है। अब उसमें अगर हम मेजर कॉजेज़ की बात करें कि भाई वजूहात जो हैं वो क्या थी, तो उसमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली क्योंकि सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंग्रेज़ों की थी। तो जब सारी एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ों की थी तो इसका मतलब 80% कंट्रोल जो है वो सारा अंग्रेज़ों के पास, और 20% जो कंट्रोल था वो हिंदुस्तानियों के पास था। अब आप अंदाज़ा करें कि जिनका मुल्क है उनके पास 20% एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो बाहर से आके कब्ज़ा कर रहे हैं उनके पास 80% एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे में 200 सालों के दौरान फिर उनकी ऐसी पॉलिसीज़ रहीं जिनकी वजह से तंग हुए हिंदुस्तानी। सोशल और रिलीजियस पॉलिसीज़ उनकी ऐसी थी कि जो कि हिंदुस्तानियों के लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था वक्त के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में तो बर्दाश्त कर रहे थे लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत मुश्किल था। जैसे कि सिखों को या हिंदुओं को जो है वो एक ही साथ बिठाकर मुसलमानों को एक ही साथ फ़ौज में भर्ती किया जाता, एक साथ जो है उन्हें खाना खिलाया जाता, अच्छा एक जैसा उनसे ट्रीट किया जाता। छोटी ज़ात के हिंदुओं को एक साथ रखा जाता, बड़ी ज़ात के हिंदुओं के साथ सिखों की दाढ़ियाँ जो हैं वो शेव करवाई जाती, फिर ये एक लंबी लिस्ट आती है, यानी उनके मज़हब को जो है वो ख़राब किया जाता। इसी तरह सोशल चेंजेस के अंदर, सोसाइटी के अंदर, क्योंकि बड़े जो थे वो तो अंग्रेज़ ही थे, क्योंकि वो हुक्मरान थे, तो ऑब्वियसली जो है फिर सोसाइटी के अंदर जो है गोरे अब जब हुक्मरान बन गए थे, जो इंडियंस जो थे वो ख़ुद ग़ुलाम हो गए, तो वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। आर्मी की बात करें तो जो आर्मी थी, आर्मी में 80% जो है या हाई रैंक्स जितने भी थे वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के पास थे, जबकि जो सिपाही थे या रो रैंक जो थे वो सारे के सारे इंडियंस के पास थे। इकोनॉमिक की बात करें या इकोनॉमिकली जो है किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, तो उन्होंने क्या किया जी, बड़े बड़े जो है वो टैक्स जो है आयद कर दिए ज़मीनों के ऊपर। यानी एक किसान की अगर एग्ज़ाम्पल लें, एक किसान जो है वो लेट्स सपोज़ अगर उसकी 10 बोरी जो है वो उसकी पैदावार होती है गंदम की या किसी भी चीज़ की, तो उसमें से यानी इतना ज़्यादा टैक्स होता कि 6 से 7 बोरी जो है वो टैक्स के तौर पे उसको पे करनी पड़ती। अब जब वो 6 से 7 बोरी टैक्स के तौर पे पे कर रहा है तो अपने लिए क्या यूज़ करेगा, और ऊपर से उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरह की, ठीक है। और ख़ास करके अब उससे पहले इकनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी कि देखें हिंदुस्तान जो था उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, कि भाई सोने की चिड़िया है ये, और इतना ज़्यादा यानी इसका उस टाइम पे जीडीपी था, तो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट किया करता था।
एक्सपोर्ट करता, लेकिन जब ये आए और उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की कि हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करने के बजाय इंपोर्ट करना स्टार्ट हो गया, और वो भी कहाँ से, यूके से, यानी कि जो हुक्मरान थे उन्हीं के मुल्कों से। इस तरह की इनकी पॉलिसीज़ थी कि यहाँ से ये रॉ मटेरियल जो है वो लेके जाते। अब रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट हो सकता है, ऐसा ही है, वो तो बहुत ही लो कॉस्ट है। तो अगर 1 रुपये में रॉ मटेरियल जैसे कॉटन है, ठीक है, कॉटन लेके जा रहे हैं 1 रुपये में, तो 1 रुपये में कॉटन लेके जाके उसी से वो जो है वो कपड़ा बना के, ठीक है, और कपड़ा बना के या धागा वगैरह बना के जब वापस उसे भेजते हैं तो यहाँ पे वो 20 रुपये में बेचते हैं। इसका मतलब 19 रुपये जो है वो इस तरह से कमा रहे हैं। तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो है रहीं। तो जब ये पॉलिसीज़ जो हैं वो 200 साल तक आलमोस्ट रहीं, तो उसके नतीजे के तौर पे फिर ये फैसला किया फ़ौज के अंदर कुछ लोगों ने मिल के कि भाई अब जो है हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होना है। और उन्होंने क्या किया, एक जंग लड़ी, और जो जंग नाकाम होगी, लेकिन इस जंग ने जो है वो एक नया रास्ता ज़रूर दिखाया। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो 1600 के अंदर आई थी वो क्या थी जी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और अभी तक जो रूल था, यानी 1857 तक की जो हुकूमत चल रही थी 200 सालों की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की चल रही थी, जो कंपनी के नाम के ऊपर ब्रिटिश राज था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इसका रिजल्ट हुआ, खैर फेलियर तो हुआ, यानी कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो फेल हो गई मुसलमानों और हिंदुओं के लिए, ठीक है, और अंग्रेज़ इसमें कामयाब हो गए। तो अब फेलियर हुआ, तो फेलियर के बाद लेकिन फिर भी क्या हुआ कि हिंदुस्तानियों को इसमें फ़ायदा हुआ। अब हिंदुस्तानियों को कैसे फ़ायदा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ज़्यादा नुकसान हो गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नतीजे के तौर पे कि वो ख़त्म हो गई यहाँ पे। और ये जो कंट्रोल था, ठीक है जी, जो कंट्रोल पूरे का पूरा जो है वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो ताजे बरतानिया को चला गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को जो है वो सारे का सारा इंडियन कंट्रोल चला गया 1858 के एक्ट के तहत, ठीक है। इस तरह से यानी कि नुकसान भी हुआ लेकिन भी फ़ायदा भी हुआ कि उसके बाद कुछ ना कुछ राइट्स जो है हिंदुस्तानियों को आटे में नमक के बराबर ही कह लें, लेकिन मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें कॉजेज ऑफ फेलियर की, कि भाई फेल होने की या नाकाम होने की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की क्या वजूहात थी, तो उसमें सबसे पहले लीडरशिप की कमी थी। आप देखिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर आपको कोई भी जो है वो बड़ा लीडर नज़र नहीं आएगा। 3-4 लीडर्स मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हर कोई अपना अपना अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर जो है वो सेपरेटली लड़ रहे थे। रिसोर्सेज की कमी थी। अब क्योंकि इंडियन ज़ाहिरी बात है ग़ुलाम थे, तो ग़ुलामों के पास तो पहले ही कुछ नहीं था, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते हुए, तो ऐसे में उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी, उनके मुकाबले के तौर पे स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई वॉर स्ट्रेटजी कि किस तरह से इस वॉर को लड़ना है और किस तरह से आगे बिल्ड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर जो है वो रिसोर्सेज पे ही आती है कि रिसोर्सेज का जो लैक है ये यहाँ पर जो है इंडियंस ने मार खाई, और नतीजे के तौर पर जो है वो अंग्रेज़ जो है वो दुश्मन हो गए हिंदुस्तानियों के। उन्होंने कहा जी कि अब हम जो है वो बदला लेंगे हिंदुस्तानियों से, ये जो भी इन्होंने किया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। और एट दी एंड अगर बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो इसका जो सबसे ख़तरनाक इम्पैक्ट था वो आया मुसलमानों के ऊपर, और हिंदुओं के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट बहुत कम रहा, क्योंकि हिंदुओं को अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिला लिया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत, और मुसलमानों को जो है हर चीज़ से जुदा कर दिया, और मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के अंदर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया। तो ऐसे मुसलमानों के लिए चैलेंज बना ये द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर। सेकेंड टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या है कि अब देखिए, अब क्योंकि सारे का सारा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मलबा है वो आया मुसलमानों के ऊपर कि भाई मुसलमान जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब क्यों कहा मुसलमान रिस्पॉन्सिबल हैं? इसलिए कि मुसलमान यहाँ पे 800 सालों से हुकूमत कर रहे थे, और अंग्रेज़ों ने हुकूमत ली भी मुसलमानों से थी, मुग़लों से हुकूमत ली थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को ही जो है इसका मोरूद इल्ज़ाम ठहराया। तो ऐसे में जब मुसलमानों को मोरूद इल्ज़ाम ठहराया तो नतीजे के तौर पे मुसलमानों के लिए जो है इंडिया के अंदर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियाँ लग गई, इकनॉमिकली जो है उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी, सोशली रिलीजियसली हर तरह से उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ऐसे में जो है फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो है, जो कि उस टाइम पर वॉर के दौरान जो है उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद भी की और अंग्रेज़ों की सर्विस में भी थे, यानी कि उनकी जॉब करते थे, उनकी हुकूमत में थे। तो ऐसे में अंग्रेज़ ने बड़ी कदर की निगाह से देखते थे, तो इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की, या फिर मुसलमानों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए सामने आए और एक मूवमेंट स्टार्ट की, जैसे हम अलीगढ़ मूवमेंट या सर सैयद की सर्विसेज कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें सर सैयद की सर्विसेज की, तो सर सैयद का जो की पॉइंट था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के ऊपर सर सैयद की सर्विसेज खड़ी थी, वो वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर खड़ी थी। यानी मगरबी तालीम जो थी
सर सैयद इसको हर मसले का हल समझते थे। सर सैयद के ख़्याल में अब अगर मुसलमान तरक्की कर सकते हैं, ठीक है, और अंग्रेज़ों के साथ मिल के आगे चल सकते हैं, तो उनके पास एक ही जो है वो रास्ता है, और वो क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन। कि भाई जब ये मगरबी तालीम हासिल करेंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे फरफर, या उनकी तरह की इंग्लिश जो है एजुकेशन के पास होगी, तब ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी जितनी भी सर्विसेज थी वो सारी की सारी इसी के गिर्द हमें घूमती नज़र आती हैं। इसी वजह से इनके ऊपर जो है वो कुफर के फतवे भी लगे कि भाई सर सैयद काफिर हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ कहा गया इनके ऊपर। अभी भी दो राय मौजूद हैं, कुछ लोग सर सैयद को हीरो मानते हैं और कुछ जो है इनकी वजह से मानते हैं कि भाई हम जो है वो मज़ीद शिकार हुए अंग्रेज़ों का। तो सर्विसेज की बात करें तो इनकी सर्विसेज को 4 जो है वो पोर्शंस के अंदर तकसीम किया जा सकता है। एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर इनकी रिलीजियस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पॉलिटिकल सर्विसेज। सबसे पहले अगर बात करते हैं एजुकेशनल सर्विसेज की कि भाई तालीमी खिदमात जो हैं वो सर सैयद की क्या रहीं, तो देखिए तालीमी खिदमात के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या किया जी, मुरादाबाद के अंदर 1859 के अंदर एक स्कूल का आगाज़ किया। जहाँ जहाँ यानी इनकी पोस्टिंग रही वहाँ वहाँ ये काम करते रहे एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद गाज़ीपुर के अंदर इन्होंने 1863 के अंदर स्कूल का क़याम किया। उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो 1863 के अंदर ही जो है वो इसका क़याम किया। और साइंटिफिक सोसाइटी का पर्पज़ क्या था जी, जो इंग्लिश बुक्स हैं, ठीक है जी, या इंग्लिश जितना भी लिटरेचर है, अच्छी अच्छी बुक्स, उनको ट्रांसलेट करना उर्दू के अंदर। MAO स्कूल का क़याम किया 1875 के अंदर। यही 2 साल के बाद कॉलेज बना 1877 के अंदर, मोहम्मडो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या कॉलेज। और इसका अगर आप नाम देखें मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो मोहम्मडन मतलब था कि इस्लामी, ठीक है जी, इस्लामी। और एंग्लो से मुराद अगर हम लें तो एंग्लो का मतलब है इंग्लिश, और स्कूल ओरिएंटल से मुराद मशरकी, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा इदारा था जिसको उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा नाम देने की कोशिश की कि भाई ये एक ऐसा इदारा है जो कि इंग्लिश तालीम देगा मशरिक के अंदर, क्योंकि इंडिया मशरिक में है, और साथ में इस्लामिक एजुकेशन जो है देगा। उनके अकॉर्डिंगली ये पर्पज़ था जो बाद में कॉलेज बना, ठीक है। और इसी तरह से मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम भी 1886 में अमल में लाया गया, जिसका पर्पज़ ये था कि वो स्टडी करेगी इस एजुकेशन सिस्टम को, या सारे के सारे इंडियन एजुकेशन, मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम को, और प्रपोज़ करेगी कि भाई मज़ीद जो है वो क्या काम किया जाए एजुकेशन के अंदर मुसलमानों के लिए। सेकंड पे बात करते हैं जी सोशल और रिलीजियस सर्विसेज की, यानी कि मुआशरती और मजहबी जो है इनकी सर्विसेज रही हैं, वो क्या रही हैं। तो उसमें सबसे पहले खुतबात अहमदिया 1869 के अंदर जो है इन्होंने ये लिखी। यानी खुतबात अहमदिया क्या है कि 1869 के अंदर सर सैयद अपने बेटे महमूद के साथ जो है वो UK गए, और वहाँ पे जो है एक बंदे ने एक बुक लिखी हुई थी, और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर एसेज जो है वो लिखे खुतबात अहमदिया के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की उनके अंदर, उनके अगेंस्ट में, उस बुक के अगेंस्ट में। इसी तरह से तबईनुल कलाम जो है, इन्होंने बाइबल जो है उसका एक फ़िलासफ़ी के अंदर जो है वो एक तफसीर लिखी फ़िलासफ़ी के अंदार में बाइबल की, ठीक है। इसके अलावा अहकाम अहले किताब जो है इन्होंने लिखा कि भाई आप जो है वो अहले किताब यानी कि जो ईसाई हैं, अंग्रेज़ जो हैं, उनकी बात की गई कि अंग्रेज़ों के साथ आप खाना पीना खा सकते हैं, वो जायज़ है, उसके ऊपर बात की गई। यानी कि कोशिश इनकी ये थी कि किसी तरह से अंग्रेज़ों, ठीक है, यानी जो अंग्रेज़ हैं, हुक्मरान हैं, अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच में जो है वो नफ़रतों को कम किया जा सके किसी भी तरह से। तो बहुत से लोग इनको मानने भी लगे, और बहुत से लोग जो थे जो ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने काफिर का नाम भी दिया, लक़ब भी दिया। अच्छा, तहज़ीबुल इख़लाक़ जो है इसी तरह से इन्होंने जारी किया। ये एक रिसाला था, और ये रिसाला जो है इसका पर्पज़ क्या था कि मुसलमानों के अखलाक को बेहतर किया जाए, और एक्चुअली में इसके अंदर जो है वो मज़ामीन होते इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर कि भाई आप वो हासिल करें। और अंजुमन उर्दू का क़याम अमल में लाया, जिसका पर्पज़ उर्दू की तरक्की था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी पॉलिटिकल सर्विसेज की, कि सर सैयद की जो पॉलिटिकल सर्विसेज हैं वो किस तरह की रहीं। तो देखिए पॉलिटिकल सर्विसेज में सबसे पहले जी क्या किया सर सैयद ने जी, मुस्लिम ब्रिटिश कंप्रोमाइज़ के ऊपर काम किया कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो काम था वो अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच में दोस्ती पैदा करना था। और वो जो नफ़रत एक पैदा हो गई थी अंग्रेज़ों की, क्योंकि अंग्रेज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ज़िम्मेदार जो है वो समझते थे मुसलमानों को, तो इस वजह से ये चाहते थे, यानी सर सैयद चाहते थे किसी तरह से अंग्रेज़ों के दिल से ये जो दुश्मनी है ये ख़त्म करके दोस्ती जो है वो इनके दिल में लाई जाए मुसलमानों के लिए। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट से एक पम्फलेट लिखा, असबाब बगावत हिंद, ये नीचे इन्होंने उर्दू में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा, और बताया कि भाई जो कॉजेज़ हैं वो क्या कॉजेज़ हैं, कि उसमें
सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने प्ले किया कि अगर मुसलमानों ने या हिंदुओं ने एक रिवॉल्ट किया तो उसका नतीजा वो क्यों किया, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी। यानी उन्हें बताने की कोशिश की कि गलती जो है वो सिर्फ मुसलमानों या हिंदुओं की नहीं बल्कि गलती जो है वो अंग्रेज़ों की भी थी। इसी तरह से असबाब बगावत हिंद लिखा उर्दू के अंदर, यानी कि क्या वजूहात थी बगावत की। लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया लिखा और इसमें बताया कि भाई ये जो मुसलमान हैं ये मुसलमान कितने वफ़ादार रहे अंग्रेज़ों आपसे, अंग्रेज़ों को बताने की कोशिश की कि भाई आप अभी इनके साथ दुश्मनी कर रहे हो लेकिन ये आपके वफ़ादार भी किसी टाइम पे रहे हैं। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड नसारा, ये एक नसारा एक वर्ड है जिसको बोला मुसलमान बोलते थे, तो उन्होंने कहा भाई ये नफ़रत से नहीं बोलते बल्कि नसारा जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की तशरीह करते हैं, तो आप इसको बुरा न माने। तो मतलब इस तरह से जो इनकी कोशिश रही पॉलिटिकली कि किसी तरह से मुसलमानों को दोबारा से जो है वो सियासत के अंदर लाया जाए या फिर सियासी तौर पर थोड़ा सा उनको दोबारा से बहाल किया जाए, उनको उनके पाँव के ऊपर खड़ा किया जाए। तो ये कुछ सर सैयद की सर्विसेज रहीं या अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से कुछ सर्विसेज रहीं। और ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है जी दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद क्या है जी कि देवबंद के अंदर जो है वो देवबंद एक छोटा सा इलाका है, ठीक है, छोटा सा गांव आप इसे कह लें या कस्बा कह लें। इस गांव या कस्बे के अंदर इंडिया के अंदर एक देवबंद नाम की एक मस्जिद जो है वहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि एक ऐसा सिस्टम रखा गया इस्लाम के हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंग टू, यानी कि फ़िका जो है देवबंद फ़िका जिसको हम मानते हैं कि भाई आज जो बहुत बड़ा मज़हब बना हुआ है, तो उनकी ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसका पर्पस था कि मुसलमानों को दोबारा से जो है वो दीन के करीब लाना। असल पर्पस जो था वो इसका ये था, यानी कि इस्लामिक एजुकेशन देना इसका पर्पस था। तो ये दारुल उलूम देवबंद जो है 1886 के अंदर जो है वो इसका क़याम अमल में लाया गया। ये सामने आपको यहाँ पर इसकी पिक्चर भी दिखाई दे रही है। तो इसका बैकग्राउंड क्या था कि इसके बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो अलीगढ़ मूवमेंट थी या सर सैयद की सर्विसेज थी। अब क्योंकि सर सैयद जो है या अलीगढ़ जो है वो कम्प्लीटली काम कर रहा था इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर। आपने यहाँ पे इस बात को समझना है कि सर सैयद की सारी कोशिश इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर थी अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म से। तो ऐसे में जो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान थे, जो कट्टर मुसलमान थे, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि भाई अगर मुसलमान जो हैं वो सारे के सारे इंग्लिश एजुकेशन लेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि मुसलमान तो अपने दीन को भूल जाएंगे। तो ऐसे में और सारे के सारे मुसलमान चले भी जाएंगे सर सैयद की तरफ। तो ऐसे में हमें एक ऐसे इदारे का क़याम करना चाहिए जो मुसलमानों को तालीम भी दे, ठीक है, और साथ साथ इस्लाम भी सिखाए, यानी दीन भी सिखाए। तो इसलिए इन्होंने जो है सर सैयद के मुकाबले में या अलीगढ़ के मुकाबले में जो है इस इदारे को कायम किया। 14 अप्रैल 1866 को जो है उसका क़याम अमल में आया। कहाँ पे जी? यूपी का एक छोटा सा इलाका है सहानपुर, वहाँ पे जो है उस कस्बे के अंदर जो है एक छोटी सी मस्जिद में इसकी बुनियाद रखी गई। और बुनियाद किसने रखी? हाजी मोहम्मद आबिद हुसैन साहब ने रखी। और इनकी वफ़ात के बाद 1867 के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी साहब जो हैं, ये नानोतवी साहब जो है इनकी वजह से बहुत नाम फैला, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिर काम किया और उसको आगे लेके गए। तो इसके जो मकासद थे वो मकासद क्या थे? एक तो एजुकेशन का मकसद था कि भाई इस्लामिक एजुकेशन दी जाए, साथ में जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन भी दी जाए, यानी साइंस की जो एजुकेशन है वो साइंस की एजुकेशन भी दी जाए, जिसके ऊपर सर सैयद ने बहुत ज़्यादा जोर रखा हुआ था। और दूसरा पॉलिटिकल एम था कि भाई जो अलीगढ़ है उस अलीगढ़ ने क्या किया जी, अंग्रेज़ी एजुकेशन दे रहा है, तो ये जो है वहाँ पे फिर सारे का सारा एक पॉलिटिकल माहौल मुसलमानों का जो बन रहा है वो सारे का सारा इंग्लिश एजुकेशन टाइप का बन रहा है, तो उसको चेंज करना, ठीक हो गया। और मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जैसे जो है वो नामी करामी उलमा जो है यहाँ से निकले, यानी दारुल उलूम देवबंद से निकले। और आज हम जानते हैं कि देवबंद पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा फ़िरका है सुन्नी मसलक के अंदर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी की, यानी कि उर्दू हिंदी तनाज़े की। और ये जो उर्दू हिंदी तनाज़ा था ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा इंडियन हिस्ट्री के अंदर। और ये दारुल उलूम देवबंद के एक साल बाद यानी 1867 के अंदर जो है ये सामने आया। अब कंट्रोवर्सी क्या थी कि सबसे पहले अगर इसके हम बैकग्राउंड की बात करें तो क्योंकि जो उर्दू है हम ये जानते हैं कि उर्दू मुसलमानों के दौर के अंदर या मुग़लों के दौर के अंदर, जो मुग़ल बादशाह थे उनके दौर के अंदर जो है ये डेवलप हुई। कहाँ पे जी? इंडिया के अंदर या दरबार के अंदर। तो
डेवलप हुई क्योंकि उर्दू जो है वो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इस मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस से मिलके बना हुआ है। मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस मतलब जिस टाइम पे जो मुग़ल आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई, तो उसके अंदर जो है वो फ़ारसी वाले भी थे, उसके अंदर जो है वो पश्तो वाले भी थे, उसके अंदर जो है वो हर तरह की ज़ुबान बोलने वाले थे, टर्किश भी थे। तो उसके नतीजे के तौर पर वो सब एक ज़ुबान बोलते थे, तो वो ज़ुबान जो है वो डेवलप हुई और उर्दू बनी। तो इसका मतलब मिक्सचर थी, लेकिन वो क्योंकि मुसलमानों के टाइम पर डेवलप हुई तो इस वजह से ख़ास करके शाहजहां के ज़माने में जब सल्तनत बहुत ज़्यादा जो है उसकी बाउंड्रीज फैल गई और ऐसे में जो है फ़ौज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर वहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ तरह की फ़ौज के लोग जो है वो एरियाज़ के लोग वहाँ पे आके शामिल हुए, तो एक नई ज़ुबान डेवलप हुई जिसको उर्दू का नाम दिया गया। अब जब उर्दू का नाम दिया गया तो उर्दू जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बोली जाती थी और अंग्रेज़ों ने इसे सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया हुआ था। तो ऐसे में हिंदू जो थे उन्होंने ये शोर शुरू कर दिया, बनारस से जो है एक मूवमेंट स्टार्ट की गई। और मूवमेंट क्या थी कि भाई जो संस्कृत है, संस्कृत को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए, ना कि उर्दू को रिप्लेस करके संस्कृत को जगह दी जाए। तो ऐसे में जो है इन्होंने फिर पूरी की पूरी मूवमेंट बिल्ड की। और सर सैयद जो है उस टाइम पे इन्होंने ये कहा था कि भाई मैं इससे पहले, यानी कि क्योंकि सर सैयद जो है वो मुत्तहिदा के हामी थे, मुत्तहिदा कौमियत के हामी थे, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू जो हैं वो मुसलमानों की ज़ुबान को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए मुझे नज़र आ रहा है कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। तो सम टाइम माना जाता है, बहुत से लोग मानते हैं कि सर सैयद जो हैं वो ही शायद आइडियोलॉजी जो है इसके बानी भी हैं, कि इन्होंने सबसे पहले जो है वो ये बताया कि भाई मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, 21 मिनट पे इसको एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जी नदवतुल उलमा 1892, यानी 1892 के अंदर जो है एक नए इदारे की बुनियाद रखी गई और वो क्या था जी, नदवतुल उलमा लखनऊ के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। और ये भी जो है वो एक इस्लामी जो है वो इदारा था या इस्लामी मदरसा भी आप इसे कह लें। अब इसके बैकग्राउंड की भी बात करें तो देखिए एक साइड पे अलीगढ़ मूवमेंट है, ठीक है, और अलीगढ़ वाले जो हैं वो काम कर रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर, टोटली वो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो है वो देवबंद है, देवबंद की मूवमेंट चल रही है जो कि इस्लामिक एजुकेशन को जो है वो प्रमोट कर रही है। अब ऐसे में एक जो है वो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, एक इस्लामिक एजुकेशन को। तो नदवा वालों ने सोचा कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो दोनों काम करे, यानी जो इंग्लिश एजुकेशन भी दे और साथ में इस्लामिक एजुकेशन भी दे, इन दोनों का मिक्सचर हो, क्योंकि दोनों ही मुसलमानों को ज़रूरत है। तो ऐसे में जो है वो नदवा का आगाज़ किया गया और ये जो है इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया ताकि वो दोनों तरह की एजुकेशन दे सके, वेस्टर्न और इस्लामिक एजुकेशन दे सके। तो इसको 1992 के अंदर जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, कानपुर के अंदर हुई, एक छोटा सा ज़िला है उसके अंदर, ठीक है। और ये मदरसा फैज़ुल आम के अंदर जो है इसका आगाज़ हुआ और असल में जो इसने काम करना स्टार्ट किया 2 साल के बाद 1994 में किया। और मौलाना मोहम्मद अली मोंगीरी साहब जो हैं वो इसके बानी माने जाते हैं। और इसके जो एम्स थे, एक तो पॉलिटिकल एम था कि मुसलमानों को सियासी तौर पे बेदार करना और उनको एजुकेशन देना, मजहबी तौर पर उनके मज़हब की एजुकेशन देना ताकि वो मज़हब से दूर ना जाएं, और मॉडर्न अरेबिक को प्रमोट करना, यानी कि मॉडर्न अरेबिक से मुराद वो जो 14 साल पहले या 13 साल पहले से पढ़ाई जा रही थी, तो उन्हीं थाट्स के साथ आप नहीं बल्कि उनको मॉडर्न थाट्स के साथ मुसलमानों को देना। एथिकल एजुकेशन जो है, ठीक है, इखलाकी तालीम, उसके ऊपर जो है वो ज़ोर दिया मुसलमानों की। और मौलाना शिबली नोमानी जो हैं और सैयद सुलेमान नदवी जैसे बड़े नाम जो है वो इनके साथ अटैच हुए इस मकसद में इनके। तो ये आज भी जो है वो लखनऊ के अंदर मौजूद है और इसके जो फारिगुल तहसील तलबा हैं उनको नदवियंस कहा जाता है और ये आज भी एक बहुत बड़ा इदारा है इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं, 23 पे स्क्वेंड किया। आगे हमारे पास है जी कांग्रेस 1885, यानी कि अगला इंपॉर्टेंट इवेंट जो आता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर वो है कांग्रेस का। और हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है, अब जो कांग्रेस थी, देखिए अब कांग्रेस की सबसे पहले हम देखते हैं बुनियाद क्यों रखी गई, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो 1857 के अंदर तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो जब अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने इस पे सोचना शुरू किया, यानी कमेटी बिठाई कि भाई पता करो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई, ये जो जंग आज़ादी थी क्यों हुई। तो उन्हें पता चला कि अंग्रेज़ों की गलतियां थी, यानी उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो पॉलिसीज़ ऐसी थी जिन्होंने हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा तंग किया, जिस वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। यानी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि अथॉरिटी जितनी भी थी वो सारी की सारी अंग्रेज़ों के पास थी, वो मुसलमानों के पास या इंडियंस के पास जो है या हिंदुस्तानियों के पास नहीं थी। तो ऐसे में उन्होंने ये फैसला किया कि भाई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी कम से कम हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंट कर सके।
ऐसे में जो है फिर एक अंग्रेज़ ने ही जो है, एक रिटायर्ड अंग्रेज़ अफसर A.O. ह्यूम जो है, इन्होंने 1885 के अंदर जो है वो कांग्रेस की बुनियाद रखी, ताकि मुसलमान जो हैं, ये इंडियंस जो हैं, इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे जो है ये अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, माने या ना माने वो बात की बात है, लेकिन आवाज़ तो बुलंद कर सके, ताकि जो है वो दोबारा से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे हालात जो है वो पैदा ना हों। देखिए इसके कॉजेज़ क्या थे, यानी कि उसको बनाया गया, तो उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज था कि पॉलिटिकली यानी कि सियासी तौर पर थोड़ा सा राइट देना हिंदुस्तानियों को, ताकि वो दोबारा से रिवॉल्ट के हालात ना पैदा करे। इंडियन यूनिटी इसका पर्पस था कि भाई कांग्रेस इस दावे के साथ बनी थी कि ये पूरे का पूरा जो हिंदुस्तान है उसकी तमाम जो जहाँ जितनी भी जो वहाँ पे क्लासेस रहती हैं, चाहे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, अंग्रेज़ हैं, सिख हैं, ठीक है, वो सब के लिए है। दूसरा पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो है, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स जो है वो सारे के सारे उसको हासिल करना है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो प्लेटफॉर्म क्या था, कांग्रेस का वो प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू हम इसे हासिल करेंगे। तो इस पर्पस के लिए जो है वो इसे बनाया गया। यानी आपने एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि पर्पस था कि सारी की सारी जो हिंदुस्तान है या सारी जो हिंदुस्तान की जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 25 मिनट्स पे इसको एंड किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 कि 1905 के अंदर अगला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और बंगाल जो है इसको तकसीम कर दिया जाता है, ठीक है जी, यानी तकसीम बंगाल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि अगर आप ये पूरी की पूरी लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते तो यहाँ नीचे प्ले लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर सारे के सारे हिस्ट्री की वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो सारी वीडियोस 1 बाय 1 भी देख सकते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में सबसे पहले अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुई, क्योंकि बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो इलाका था, यानी इसके कॉजेज़ में इसका एरिया बहुत बड़ा था, तकरीबन जो है वो 6 लाख किलोमीटर के करीब इसका एरिया था, और इसकी जो आबादी थी वो 8 मिलियन 8 करोड़ के करीब आबादी थी, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबों में से एक सूबा था, ठीक है, और इसको मैनेज करना बहुत बड़ा मुश्किल था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मैनेज करना मुश्किल था, जिस वजह से जो है इसको तकसीम किया गया ईस्ट और वेस्ट के अंदर। यानी ईस्ट बंगाल, ये सामने आप यहाँ मैप पे देखें, ये ईस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, तो ये सारे का सारा एक ही बंगाल था, ठीक है, और ये आसाम भी इसके अंदर शामिल था। अब जब ये इतना बड़ा एरिया है तो इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसी वजह से जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक ईस्ट की साइड पे, एक वेस्ट की साइड पे, ठीक है। अब जब तकसीम हुआ तो इसके ऊपर रिएक्शंस जो हैं वो क्या आए कि मुसलमान तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन हिंदुओं ने और कांग्रेस ने इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म का रिएक्शन दिया। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि हिंदुओं ने या कांग्रेस ने क्यों इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया? क्योंकि जो ईस्ट बंगाल था ये बहुत ज़्यादा खुशहाल था, क्योंकि इसका जो ज़्यादा यहाँ पे जो एरिया था यहाँ पे समंदर के साथ था, तो ऐसे में जो है वो हुआ क्या कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ या मिलें जो थी बाकी जो थी वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गई, या मुसलमानों की जो जहाँ मेजॉरिटी थी उस एरिया के अंदर आ गई, यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे। तो ऐसे में मुसलमानों को, हिंदुओं को ये बात पसंद नहीं थी कि मुसलमानों को जो है वो आज़ादी मिले या एक ऐसा इलाका मिल जाए जहाँ पर वो फ्री होके रह सके या वो ट्रेड के अंदर खास करके फ्री हो सके, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अब अगर उनको सेपरेट कर दिया गया तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये बात ना हिंदू चाहते थे ना कांग्रेस चाहती थी। ऐसे में जो है फिर कांग्रेस को भी ये नामंजूर था और हिंदुओं को भी, तो उन्होंने जो है फिर वो एक पूरी की पूरी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, कि जिसके तहत जितनी भी जो ब्रिटिश गुड्स थी, ठीक है, कि जो भी बाहर से चीज़ें आ रही हैं, बाहर से बरतानिया से ही आ रही हैं, तो उनका बाइकआउट किया गया, खास करके उनके कपड़े का जो है वो बाइकआउट किया गया, और ये तकरीबन 6 साल अगले चलता रहा, और फिर 1911 के अंदर जो है इसको कैंसिल कर दिया गया। यानी कि ये जो पार्टीशन की गई थी इसको ख़त्म कर दिया गया कि भाई अंग्रेज़ ये जानते थे, यानी ब्रिटिश ये जानते थे कि अगर वो तो यहाँ ट्रेड के लिए आए हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, साथ में रूल कर रहे हैं, तो अगर अंग्रेज़ जो हिंदू हैं वही नहीं मानेंगे और उनकी सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो हिंदुस्तान के अंदर रूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसे में पार्टीशन को जो है वापस ले लिया गया। लेकिन मुसलमान इस पार्टीशन से बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्हें पहली बार जो है वो सर उठा के आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, और हिंदुओं के ज़ेर साया नहीं बल्कि अलग से हट के। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए इस बात के ऊपर, और उन्होंने काफ़ी सोचा कि भाई जो हिंदू हैं और जो ब्रिटिश हैं ये तो एक साइड पे ही हैं, इसका मतलब अगर कुछ करना है तो वो हमें ही करना है। लेकिन इससे पहले के 1-2 इवेंट्स जो है वो हम अभी देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 तो उसके बाद क्या हुआ जी, शिमला डिपुटेशन की बात करते हैं 1906 के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यानी कि शिमला वफ्द जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वफ्द रहा, जो कि जिसने वाइसराय से मुलाकात की। शिमला डिपुटेशन क्या है जी, एक 35 रुकनी वफ्द जो है उसने शिमला में जो है वो लॉर्ड मंटो से मुलाकात की, जिसको शिमला वफ्द कहा गया।
अब इसने जो मुलाकात की वो क्यों की, कि इसका एक तो बैकग्राउंड ये था कि 1905 के अंदर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उससे मुसलमान काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि भाई अब उन्हें भी राइट्स मिलेंगे। तो इसी खुशी में जो है वो लॉर्ड मंटो साहब से मुलाकात के लिए गए, क्योंकि लॉर्ड कर्जन चेंज हो चुके थे, नए वायसराय आ चुके थे 1905 के अंदर लॉर्ड मंटो। तो लॉर्ड मंटो के बारे में था कि वो पहले कनाडा के अंदर भी रह के आए थे, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, यानी कि वो लॉर्ड कर्जन से मुख्तलिफ थे। तो ऐसे मुसलमानों ने क्या किया जी, इनसे मुलाकात का वक्त मांगा और मुलाकात का वक्त नहीं मिला शिमला के मकाम पे। तो इन्होंने 1906 में जो है वो शिमला में इनसे मुलाकात की। अब उसमें डिमांड्स क्या रखी मुसलमानों ने कि भाई हमारी जो है वो क्या डिमांड्स हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो थी वो सेपरेशन की थी या सेपरेट सीट्स की थी। कहाँ कहाँ पे, कोर्ट्स के अंदर, कि भाई कोर्ट्स में हमें सेपरेट सीट्स दी जाएं मुसलमानों को। अच्छा, इलेक्शंस के अंदर जो है हमारे हल्के सेपरेट किए जाएं, वहाँ की सेपरेट सीट्स हों, और असम्बली के अंदर जो है वो मुसलमानों की अलग से हैसियत मौजूद हो। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिंडिकेट्स है वहाँ पर भी मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड थी, और इसमें सबसे जो की डिमांड थी वो थी जी सेपरेट इलेक्शंस की। ठीक है, अब सेपरेट इलेक्शंस की क्या डिमांड थी कि मुसलमानों ने ये बात कही कि भाई अगर एक हलका है 5 लाख की आबादी का, ठीक है, वहाँ पे 5 लाख की आबादी है, तो क्योंकि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, हिंदू हैं ही ज़्यादा। अब जब हिंदू ज़्यादा हैं तो इसका मतलब अगर 5 में से 4 लाख जो हैं वो हिंदू हैं, तो ओबियसली यहाँ पे एक नुमाइंदा हिंदुओं का है, एक मुसलमानों का है, तो जीतेगा कौन, हिंदुओं का नुमाइंदा जीतेगा। ऐसे में मुसलमानों को तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे में आप क्या करें, सेपरेट इलेक्शंस जो है इसका राइट मुसलमानों को दें कि ये जो 1 लाख का हल्का है जहाँ पे 1 लाख मुसलमानों की आबादी है, यहाँ पे इसके लिए अलग से मुसलमानों के लिए इंतखाबात का तरीका हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड और बहुत ही जो है वो लॉजिकल भी थी। तो ऐसे में जो है लॉर्ड मंटो साहब ने कहा कि भाई मैं आपकी सारी डिमांड्स जो है उनको, अब जो नया एक्ट आएगा यानी जो नया लॉ आएगा इंडिया के अंदर, उसके अंदर हम इसको सारे के सारे को रखेंगे और इसमें से बहुत सी डिमांड्स आपकी जो है वो पूरी भी करेंगे। तो यूँ शिमला डेपुटेशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं वापस आया, उसको काफ़ी हौसला अफजा जो है वो नताइज मिले। आगे बढ़ते हैं। अब जब शिमला वफ्द हो गया, तो शिमला वफ्द, क्योंकि शिमला वफ्द से मुसलमान काफ़ी ज़्यादा वो खुश थे, और दूसरा 1905 की जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो मुसलमानों ने ये फैसला किया कि अब क्यों ना एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जो सिर्फ मुसलमानों के मफादात के लिए काम कर सके। अब आपने एक बात को दिमाग में रखना है कि इससे पहले जो कांग्रेस थी, ठीक है, जो 1885 के अंदर बनी थी, उसका जो स्लोगन था वो क्या था कि भाई वो सब के लिए है, जितने भी आल माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी, वो सब के लिए, सब इंडियंस के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1885 से लेके 1905 तक कुछ भी ऐसा नहीं हो सका जिसमें देखने को ये मिला हो कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जो है वो कोई रोल प्ले किया। इवन के कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े मुसलमान लीडर्स भी शामिल थे। तो इसलिए मुसलमानों के लिए यहाँ पे एक चैलेंज भी था कि मुसलमान खुद जो है वो 2 धड़ों के अंदर तकसीम थे, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे और दूसरों ने जो है वो ये डिमांड सामने रखी कि भाई हमें मुसलमानों के लिए अलग से सियासी जमात बनानी चाहिए, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनानी चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ जी कि जो मुस्लिम लीग का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, ठीक है, जो अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म से चल रही थी, उसका एनुअल सेशन हुआ 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर। तो वहाँ पे ये 30 दिसंबर 1906 को जो है वो मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई और सर आगा खान थर्ड जो हैं इनको सदर बनाया गया मुस्लिम लीग का, और वकारउल मलिक साहब और मोहसिन मलिक साहब जो है इनको जॉइंट सेक्रेटरी दोनों को मिला के बना दिया गया। और इस तरह से मुसलमानों के लिए सेपरेट जो है वो पहली सियासी जमात जो है उसकी बुनियाद रख दी गई। और जिसका पर्पस क्या था, अब आपने ये समझना है कि पर्पस हरगिज़ भी ये नहीं था कि पावर में आना, यानी जो पावर पॉलिटिक्स थी वो पर्पस किसी सूरत भी नहीं था मुस्लिम लीग का, बल्कि उसका पर्पस कुछ और ही था। और क्या था, सबसे पहला पर्पस था ब्रिटिश मुस्लिम यूनिटी, कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में इत्तेहाद पैदा करना कि भाई ये सियासी जमात क्या करेगी, अंग्रेज़ जो बहुत दूर हो चुके हैं मुसलमानों से और उनसे नफरत करते हैं, वही सर सैयद वाला एम जो था इनका था, उनको जो है करीब लाया जाए। मुस्लिम राइट्स, मुसलमानों के हुकूक की बात की जाए कि जहाँ जहाँ पे मुसलमानों के हुकूक, जैसे अब शिमला डेपुटेशन जो गया 1906 के अंदर तो उसने भी मुसलमानों के राइट्स की बात की। तो इस तरह से जो है उनके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और गुड रिलेशंस विद अदर नेशंस, के जितने भी दूसरी कौमें हैं हिंदुस्तान के अंदर उन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना था, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो बेसिक जो है वो मकासद थे मुस्लिम लीग के।
लेकिन फिर 1913 के अंदर 1913 में जो है मुस्लिम लीग ने अपना जो बुनियादी आइन था, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग की और फिर बात की पावर पॉलिटिक्स की कि अब मुस्लिम लीग भी जो है वो जो पॉलिटिक्स करेगी वो पावर पॉलिटिक्स होगी, यानी वो भी हुकूमत में हिस्सा लेने के लिए अब जो है वो कोशिश करेगी। इससे पहले तो इसका ये पर्पज़ ही जो है वो नहीं था। और ये भी जो ये सामने आए, ये जो मुस्लिम लीग के मकासद थे, ये 1908 के अंदर सामने आए, यानी 2 साल तकरीबन 1.5-2 साल के बाद जो है मुस्लिम लीग ने अपने जो है वो पर्पज़ सामने रखे। आगे बढ़ते हैं जी। आगे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो है 1909 का मंटो मार्ले रिफॉर्म्स, ठीक है। अब ये मंटो मार्ले रिफॉर्म्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और जो हमने देखा था 1906 के अंदर जो शिमला डेपुटेशन गया था, यानी शिमला वफ्द गया था कि भाई मुसलमानों को सेपरेट जो है वो इलेक्शंस का हक दिया जाए, तो मंटो साहब जो थे उन्होंने क्या कहा था कि जो नया एक्ट आएगा, ठीक है, एक्ट ऑफ 1909 भी से कहा जाता है, तो जो नया एक्ट आएगा उसके अंदर हम आपकी बातों को शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये दो थे, एक जो है वो वज़ीर साहब थे मॉर्ले साहब, और मंटो जो है वाइसराय थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने जो है मुसलमानों की डिमांड्स मान ली, यानी सारी तो नहीं, लेकिन ये सेपरेट इलेक्शंस की डिमांड मुसलमानों की कुछ सूबों के अंदर मानी, सब के अंदर नहीं मानी, ठीक है। तो ऐसे में जो है यानी शिमला डेपुटेशन जो है वो कामयाब हो गया और मंटो मार्ले रिफॉर्म्स सामने आ गई हिंदुस्तान के लिए, जिसमें सेपरेट इलेक्शंस यानी कि जुदागाना इंतखाब का जो हक था वो मुसलमानों का मान लिया गया। और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कि मुसलमानों को सेपरेट माना गया था। इससे पहले मुसलमान शोर तो कर रहे थे कि भाई हम सेपरेट हैं, लेकिन उन्हें माना नहीं जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या हुआ जी, पावर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की उसको बढ़ा दिया गया कि भाई अब वो अपने लिए लॉज भी बना सकते हैं, और इंडियन जो है उनको शामिल किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर, यानी 3 इंडियंस जो है उनको भी शामिल किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर। तो इस तरह से यानी मंटो मार्ले रिफॉर्म्स जो हैं ओवरऑल जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी रही, और ख़ास करके मुसलमानों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही ये मंटो मार्ले रिफॉर्म्स, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड मुसलमानों की सेपरेट इलेक्शंस की वो यहाँ पे मान ली गई थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट था। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं लखनऊ पैक्ट की, कि उससे अगला इंपॉर्टेंट इवेंट लखनऊ पैक्ट है 1916 का। अब ये जो लखनऊ मुआहदा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। अब सबसे पहले अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें कि इसका पस मंज़र क्या रहा, तो सबसे पहले आप देखिए कायद-ए-आज़म साहब जो हैं वो 1913 के अंदर मुस्लिम लीग के रुकन बने, ठीक है। इससे पहले वो 1906 के अंदर कांग्रेस के रुकन थे, ऑलरेडी कांग्रेस वो ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की थी। तो ऐसे में 1913 के अंदर जो है उन्होंने मुस्लिम लीग को भी जो है वो ज्वाइन कर लिया कायद-ए-आज़म ने। और इसी टाइम पे कायद-ए-आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा गया सरोजनी नायडू साहिबा की तरफ से कि भाई आप जो हैं वो मुसलमानों और हिंदुओं के सफ़ीर हैं। अब यहाँ पे आपने ये भी समझना है कि जो अंग्रेज़ थे, क्योंकि अब हमने देखा कि 1911 के अंदर जो है वो जो पार्टीशन हुई थी बंगाल की, वो बंगाल की पार्टीशन जो है ख़त्म कर दी गई। जब बंगाल की पार्टीशन ख़त्म हुई तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो है वो नफ़रत पैदा होगी, दोबारा से मुसलमान और हिंदू जो है वो एक दूसरे से दूर हो गए। अब ब्रिटिश जो थे वो क्योंकि एक्ट ऑफ 1909 पास कर चुके थे, तो अब वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को और हिंदुओं को जो है वो इकट्ठा किया जाए। तो इनका इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो ये इकट्ठा करना चाह रहे थे, दूसरा पर्पज़ ये था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी 1914 के अंदर, ठीक है। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रही। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रही तो ऐसे में भी अब ब्रिटिश जो है वो लाइट पावर के साथ था, तो ख़ुद वो वॉर का सबसे बड़ा जो है ना वो पार्टनर था। तो ऐसे में उन्हें जो है हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी नहीं चाहिए थी, तो उन्हें हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं को जो है वो इकट्ठा करना ही करना था। और दूसरा क्या हुआ कि कानपुर के अंदर एक मस्जिद और एक मंदिर जो है उसका कुछ हिस्सा जो है उसको गिरा दिया गया, एक रोड जो है, ठीक है, रोड को खुला करते हुए या उसको वसी करते हुए। तो ये जो अब मंदिर गिराया तो हिंदुओं को बुरा लगा, मस्जिद गिराई तो मुसलमानों को बुरा लगा। ऐसे मुसलमान और हिंदू जो हैं वो इकट्ठे हो गए अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि उन्होंने कहा भाई चलो अब हम इकट्ठे होते हैं और मिल के आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली में आपने ये समझना है कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में ये इत्तेहाद नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ खुद चाहते थे कि ये इनका इत्तेहाद पैदा हो ताकि इंडिया के अंदर जो है ये जो लड़ाई है, अफरा तफरी है, वो ख़त्म हो, ठीक है। अब ऐसे में जो लखनऊ पैक्ट था, यानी कि लखनऊ के अंदर जो है ये मुआहदा हुआ, वो क्या था जी कि कांग्रेस मुस्लिम लीग जो है सबसे पहले इसकी यूनिटी की बात की गई कि ये मुआहदा जो है वो कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक साथ लाएगा। दूसरा जो है सेल्फ रूल की बात इसके अंदर की गई कि भाई इंडिया के अंदर जो है वो खुद इख्तियारी की गवर्नमेंट हो,
खुद इख्तियारी मतलब जहाँ पे उनका खुद सेल्फ रूल हो सके, खुद अपनी हुकूमत कर सकें। इससे पहले गोखले साहब जो थे ये कांग्रेस के जो है वो लीडर थे और ये जो है वो काफ़ी लिबरल लीडर थे। ये मानते थे ये मुसलमानों की यानी कि ये मानते थे कि मुसलमान जो है वो एक सच्चाई है इंडिया के अंदर, ठीक है। बाकी तो हिंदू तस्लीम ही नहीं करते थे कि मुसलमान भी जो है वो एक पावर हैं। इनका एक मंसूबा था, ठीक है। दूसरा ड्योक मेमोरेंडम के नाम से एक मंसूबा याद किया जाता है जो ड्योक ने पेश किया, ठीक है। वो भी एक कुछ मंसूबा था जिसको पेश किया गया कि भाई किस तरह से जो है इंडिया के अंदर सेल्फ रूल जो है वो लाया जा सकता है, या मुसलमान इंडिया के अंदर इंडियंस को जो है वो थोड़ा सा राइट दिया जा सकता है। फिर क्या हुआ जी, अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बना दी 19 लोगों की। कमेटी किसने बनाई? अंग्रेज़ों ने बनाई, ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। और कलकत्ता का सेशन हुआ नवंबर 1916 के अंदर, और इसमें जो है कुछ प्रपोजल्स जो थे उन प्रपोजल्स के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट हो गया दोनों पार्टीज़ का, कांग्रेस का भी और मुस्लिम लीग का भी, ठीक है। तो अब वो जो प्रपोजल्स थे वो क्या थे जी कि उसमें अगर रिफॉर्म्स और ये फाइनल हुए लखनऊ के अंदर, ठीक है। यानी कलकत्ता के अंदर जो है ये प्रपोजल सामने आए और लखनऊ में ये फाइनल हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपने दिमाग में रखना है, कायदे आज़म ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जो कायदे आज़म थे वो दोनों पार्टीज़ के अंदर मौजूद थे। तो ये जो 19 रुकनी जो कमेटी थी इसके अंदर कायदे आज़म वाहिद थे जो कि दोनों पार्टीज़ के अंदर ही मौजूद थे, यानी वो एक किस्म का ब्रिज का काम कर रहे थे कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा ये एग्रीमेंट लखनऊ पैक्ट करवाने के अंदर। तो ऐसे में क्या रिफॉर्म्स जो है इन्होंने लाने की कोशिश की, या किस बात के ऊपर दोनों एग्री हुए? सबसे पहली बात जी, मुसलमानों ने मुतालबा अपना सामने रखा कि भाई अगर कांग्रेस हम आपका साथ देंगे कांग्रेस वालों, तो फिर आपको क्या करना होगा, मुसलमानों को सीट्स देनी होंगी, यानी मुसलमानों को असम्बली के अंदर सीट्स देनी होंगी और जहाँ जहाँ पे उनकी सीट्स बनती हैं वहाँ पे आपने उनकी सीट्स देनी है, सबसे पहली डिमांड। दूसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि सूबाई जो है वो खुद मुख्तारी होगी, सूबों को जो है वो आप खुद मुख्तार करेंगे और वो अपना टैक्स खुद कलेक्ट कर सकते हैं, अपने लॉस खुद बना सकते हैं। अच्छा, फिर कहा गया जी कि हिंदुओं को जो है जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, जिन इलाकों के अंदर मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में होंगे तो वहाँ पे हिंदुओं को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसी तरह से कहा गया जहाँ पे हिंदू अक्सरियत के अंदर हैं, ठीक है, वहाँ पे मुसलमान जहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर है मुसलमानों को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। और फिर कहा गया 1/3 जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेट काउंसिल जो है उसके अंदर मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाएगी, यानी हर 3 में से 1 बंदा जो है वो मुसलमानों का होगा। फिर कहा जी गवर्नर और जो कौंसिल है गवर्नर की जो कौंसिल है सूबे के अंदर, ठीक है, वो क्या होगी जी, उस कौंसिल के अंदर आधे जो हैं वो इंडियंस होंगे, ठीक है, आधे इंडियंस शामिल होंगे उस कौंसिल के अंदर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि तभी तो वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकेंगे। तो ये जो है वो कुछ जो है वो डिमांड्स सामने रखी गई मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से अंग्रेज़ों के लिए, और मिल के जो है वो इस मुआहदे के ऊपर ये एक जगह इकट्ठे हो गए कि भाई ठीक है, हम ये प्रपोजल जो है वो अंग्रेज़ों से मंजूर करवाते हैं कि ये इंडिया के अंदर ऐसे लॉज लेके आएँ। ठीक हो गया। तो ये था लखनऊ पैक्ट। 42 मिनट पे आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जी वो 1919 के अंदर हुआ। वो क्या था जी, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या माउंट फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। यहाँ से माउंट, यहाँ से फोर्ड, तो ये माउंट फोर्ड रिफॉर्म्स यहाँ से बना, ठीक है। और इसी को इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 भी कहा जाता है कि जैसे 1909 का था इसी तरह से 1919 का भी एक्ट आ गया, नया कानून यानी इंडिया के अंदर आ गया 10 साल के बाद, जो नॉर्मली इंडिया के अंदर चला आ रहा था कि भाई हर 10 साल के बाद तकरीबन और नया लेके आते थे। तो ये 2 लोग थे जिन्होंने जो है वो एक वजीर हिंद थे और एक वाइसराय थे, इन्होंने मिल के जो है वो ये जो मॉन्टेग्यू थे ये वजीर हिंद थे और ये जो है वाइसराय थे। तो इन्होंने जो है वो मिलके एक फैसला किया कि भाई क्योंकि अब लखनऊ पैक्ट जो है वो हो चुका है, लखनऊ का मुआहदा हो चुका है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं, तो ऐसे में ये बेस्ट टाइम है किसी भी नए कानून के लाने का, क्योंकि दोनों में से कोई भी एतराज़ नहीं करेगा। तो ऐसे में जो है वो प्रपोजल सामने लाए गए। प्रपोजल्स क्या क्या थे जी इस एक्ट के अंदर, क्या क्या नहीं एक्ट के अंदर आया? इनलार्जमेंट ऑफ एग्जेक्टिव काउंसिल। सबसे पहले कहा गया कि जो एग्जेक्टिव काउंसिल है, ठीक है जी, एग्जेक्टिव काउंसिल यानी जिसके अंदर अंग्रेज के अंडर जो एग्जेक्टिव काउंसिल होगी उसको एक तो लार्ज किया जाएगा और 3 इंडियंस जो हैं उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। सबसे पहली बात बाई कैमरल लेजिस्लेशन होगी, यानी कि 2 ऐवानी जो है वो मुकन्नना होगी। 2 ऐवानी मुकन्नना कैसे होगी कि एक जो है वो अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम दिया गया और दूसरा जो लोअर हाउस है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद कहा गया जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो सेंटर के बीच में और सूबों के बीच में होगी, यानी जो ताकत है उसको इख्तियारात जो है या ताकत उसको तकसीम कर दिया जाएगा सेंटर के अंदर और उसके बाद सूबों के अंदर, के सूबों को भी राइट्स दिया जाएगा और सेंटर को भी अलग से राइट दिया जाएगा।
अच्छा, अब ये यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद क्या जी, इंक्रीज ऑफ पावर इन असम्बलीज, यानी कि जो असम्बली है, ये जो असम्बली है उस असम्बली को भी जो है उसकी ताकत को भी, उसके इख्तियारात को भी ज़्यादा किया जाएगा। जैसे कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो जो है वो ला सकता है, कोई भी मेंबर जो है वो एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकता है, यानी कि असम्बली को जो है वो उस टाइम पे उसके सेशन को स्टॉप करने का कह सकता है कि भाई आप जो है, जिसको तहरीक इल्तिवा कहा जाता है, कि भाई इस टाइम पे आप इसको स्टॉप करें, अब इसके ऊपर मज़ीद डिबेट होगी नेक्स्ट टाइम के लिए। ये राइट भी दिया गया जो इससे पहले नहीं था। उसके बाद जी सेपरेट इलेक्शंस का जो है वो कहा गया कि भाई मुसलमानों की जो डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्शंस ठीक है, आपके मान लिया, आपको हर जगह नहीं माने, हर सूबे के अंदर, कुछ सूबों के अंदर थे। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, और ये कहा गया कि एक कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा जो 10 साल के बाद, ये जो कमीशन है ये 10 साल के बाद क्या करेगा जी, 10 साल के बाद देखेगा कि ये जो अभी इस टाइम पे लॉज जो हैं वो लेके आए हैं, या जो एक्ट है ये एक्ट कैसा रहा इंडिया के लिए, यानी इसके ऊपर जो है वो फीडबैक, जिसको हम कहते हैं, वो फीडबैक 10 साल के बाद हम लेंगे कमीशन की सूरत में, यानी कमीशन जो बनाएगा। और फिर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी डायरची सिस्टम। ठीक है, अब डायरची सिस्टम क्या था, यानी सूबों के अंदर 2 तरह के जो है वो इख्तियारात होंगे सूबों के अंदर। ठीक है, ये एक अगर प्रोविंस है तो उसके अंदर जो इख्तियारात हैं, जो अथॉरिटी है वो 2 तरह की होगी, और 2 तरह की मिनिस्ट्रीज़ वहाँ पे होंगी। एक रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि एक वो होंगे जो कि गवर्नर के अंडर होंगे, और गवर्नर के सेक्रेटरी जो है वो उसको डील किया करेंगे। ठीक है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, इस तरह के जो हो गए बड़े, और जो फॉरेन सर्विस का जो सारे का सारा काम है। ठीक है, और इसी तरह से जो ट्रेड वगैरह है वो सारी की सारी रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर है। और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स हैं वो उसके मिनिस्टर्स होंगे, यानी वो जो लोग इलेक्ट होकर आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है, वो अपनी मर्जी से उनके जो मिनिस्टर्स होंगे वो जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ज़राअत है, आपाशी, एजुकेशन है, छोटे छोटे ये जो महकमे हैं ये मिनिस्टर्स के अंदर होंगे। तो इस तरह से ये तय कर दिया गया, और ये डायरची सिस्टम था सूबों की आज़ादी का। तो ये काफ़ी अच्छा स्टैंड था उस टाइम पे कि सूबों को कम से कम इतनी आज़ादी तो दी गई कि ये जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स थे, ये जो है ये एक अचीवमेंट थी इस एक्ट के अंदर। बाकी जो रिजल्ट थे वो तो उन्हीं के पास थे पहले से ही। अच्छा, डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो सूबाई जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी तकसीम कर दी गई, लेकिन उसके नीचे के तौर पे ये फिर, अब अगर ओवरऑल बात करें इसका आउटकम क्या रहा, यानी फीडबैक क्या रहा, तो फेल हुआ। उसकी वजह क्या थी कि पॉलिटिकल टर्मोइल था, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, उस टाइम पे ये जो टाइम चल रहा था 1919-1920 का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुई थी, तो उसी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मौजूद थी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 46 मिनट हो गए हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं जी खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो 1919 में स्टार्ट हुई, और 1923 तक जो है, या 1924 तक आप इसे कह लें, ये गई। ठीक है, अब खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये प्योरली जो है वो मुसलमानों की तहरीक थी, लेकिन इसके अंदर जो है वो हिंदुओं ने भी या कांग्रेस ने भी जो है भरपूर साथ दिया इनका। अब सबसे पहले अगर इसकी बैकग्राउंड की बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में ख़त्म हो गई। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ कि जो टर्की था, जो कि उस टाइम पे ओटोमान एम्पायर था, यानी खिलाफत उस्मानिया जो था, ठीक है, खिलाफत उस्मानिया। अब खिलाफत उस्मानिया ने फैसला किया जर्मनी का साथ देने का इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो जब इसने जर्मनी का साथ देने का फैसला किया तो जो अलाइड पावर्स थी, जिसको रूल कर रहा था या जिसका हेड था बरतानिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जंग इनके खिलाफ लड़ी और तुर्की और जर्मनी को शिकस्त हो गई, यानी जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर शिकस्त हो गई। अब जब जंग हो रही थी तो उस टाइम पे जो बरतानिया था, इन्होंने ये कहा था इंडियन से कि, और ख़ास करके इंडिया के मुसलमानों से, कि भाई आप अगर हमारा साथ देंगे जंग के दौरान, ठीक है, क्योंकि मुसलमान तो किसको चाहते थे, मुसलमान तो खिलाफत को चाहते थे, ओटोमान एम्पायर को मानते थे इंडिया के अंदर, क्योंकि खिलाफत जो है मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस ओहदा रहा है हमेशा से, ठीक है, हज़रत अबू बकर के बाद से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से जो हज़रत बकर की खिलाफत स्टार्ट हुई तो उसको ये तो मानते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो चलती रही। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि मुसलमानों ने ये कहा कि हम आपका साथ देंगे, यानी अंग्रेज़ों को ये कहा कि हम आपका साथ देंगे, मगर किस शर्त के ऊपर आपका साथ देंगे, कि आप अगर ये जंग जीत जाते हैं, क्योंकि तब तो जंग हो रही थी, अगर आप जंग जीतते हैं तो जीतने की सूरत में आप क्या करेंगे, जो खिलाफत उस्मानिया है, ओटोमान एम्पायर जो है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके हिस्से वखरे नहीं करेंगे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ये वॉर जीत गए तो उन्होंने क्या किया, खिलाफत उस्मानिया को तोड़ना शुरू कर दिया, यानी अपनी वादा खिलाफी की। तो ऐसे में क्या हुआ, एक मूवमेंट यहाँ पे इंडिया के अंदर स्टार्ट की गई, ये याद करवाने के लिए अंग्रेज़ों को कि भाई आपने तो कहा था कि हम वॉर जीतेंगे तो हम खिलाफत उस्मानिया को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो अब आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो इसलिए खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ हुआ।
तो सबसे पहले क्या हुआ जी, खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1918 के अंदर हुई, जिसके अंदर जो है वो सबको इकट्ठा किया गया कि भाई जो है वो डॉक्टर अमीर अंसारी की क़यादत में ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई कि भाई ये क्या हो रहा है और हमें से कैसे आगे लेके चलना है, यानी एक लाएअमल जो है वो तय करना था इसके अंदर। तब जो है वो अली ब्रदर्स जो है वो जेल के अंदर थे, तो ये भी था कि वो इसमें शामिल नहीं हुए। तो जब वो जेल से रिहा हुए तो वो सीधे वहाँ पे पहुँचे और फिर मौलाना शौकत अली को की सरबराही में जो है वो खिलाफत कमेटी बनाई गई और उन्हें कहा गया कि आप पूरे के पूरे हिंदुस्तान जो है उसका विज़िट करें और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो लोगों में ये शऊर उजागर करें और उन्हें बताएं कि अंग्रेज़ जो हैं वो कितने जो है वो वादा खिलाफ है और उन्होंने क्या किया। ठीक है, खिलाफत कमेटी। इसी के अलावा फिर एक खिलाफत वफ़द जो है वो बनाया गया, तो एक खिलाफत वफ़द जो है उसने वाइसराय से मुलाकात की और इस खिलाफत वफ़द की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी वो क्या थी कि इसके अंदर तमाम के तमाम जो है वो फ़िरके शामिल थे, यानी हर फ़िरके के लोग थे, सिख थे, ईसाई थे, हिंदू थे। इन्होंने वाइसराय से मुलाकात की और उसे बताया कि भाई तुम वादा खिलाफ़ी कर रहे हो, तो उसने तो कहा मैं मानता हूँ इस बात को और मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको आपकी बात पहुँचाऊँगा। लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज साहब जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, तो उन्होंने जो है कोई इसका ख़ास असर नहीं लिया। और दूसरा जो वफ़द था वो गया यूरोप। ठीक है, वो यूरोप गया दूसरा वफ़द, और दूसरे वफ़द ने क्या किया जी, यूरोप में जाके फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, वहाँ पे जाके यूके में जाके मुजाहरे वगैरह किए, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ और वो 1920 में जो है बेचारा वापस आ गया। ठीक है, 19 जनवरी 1920 को मीटिंग हुई वाइसराय के साथ, जो भी आपको बता दिया कि वो जो है वो उसने असर लिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई असर नहीं लिया। फिर उससे पहले कि कुछ होता तो ट्रीटी ऑफ सेवरे हो गई 14 मई 1920 को। ये मशहूर ज़माना एक ट्रीटी है जिसके तहत जो है वो ओटोमन एम्पायर जो है उसको तकसीम कर दिया गया। ठीक है, और जिसको आज भी कहा जाता है कि भाई ये 100 साल की ट्रीटी है और 100 साल के बाद जब ख़त्म होगी तो फिर से जो है वो ओटोमन एम्पायर या तुर्की जो है वो मॉडर्न तुर्की फिर से ताकत पकड़ेगा। तो खैर ये ट्रीटी के तहत इसको तकसीम कर दिया गया। और इसी दौरान फिर क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 28 मई 1920 को जो है वो स्टार्ट हो गई। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट हुई जी, ये जो खिलाफत कमेटी थी, खिलाफत कमेटी जो अली ब्रदर्स की जो है वो अली ब्रदरान जिसको रन कर रहे थे, तो उन्होंने जो है ये प्रपोज़ल दिया कि भाई हमें जो है वो नॉन कॉपरेशन की, अदम ताउन की जो है वो तहरीक चलानी चाहिए, जिसके तहत उन्होंने क्या किया जी, हिंदुस्तान के अंदर एक किस्म का सिविल डिसोबीडियंस थी तो ये स्टार्ट कर दी। इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि बाइकआउट किया गया तमाम की तमाम यूके की चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें जो है ब्रिटिश गुड्स थी उनका बाइकआउट हुआ, गवर्नमेंट जॉब्स का बाइकआउट हुआ, इंस्टीट्यूट्स का, स्कूल कॉलेजेस का, कोर्ट्स का, हर चीज़ का जो है बाइकआउट हुआ कि ताकि जो प्रेशर है वो बिल्ड किया जा सके। इसी दौरान फिर क्या हुआ जी, फिर हिजरत मूवमेंट हो गई 1920 के अंदर, क्योंकि अब जब हिंदुस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए, एक तो वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलना स्टार्ट हो गई, दूसरा तहरीक खिलाफत भी चल रही थी और वो भी जो है वो अपने आखिरी दम ले रही थी। तो ऐसे में हिजरत मूवमेंट हो गई और हिजरत मूवमेंट मौलाना अब्दुल बारी साहब और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो हैं इन्होंने जो है फतवा दे दिया। और फतवा क्या दिया जी कि हिंदुस्तान जो है वो दारुल हरब है और अब यहाँ पे रहा नहीं जा सकता, इसलिए अब यहाँ से हिजरत जो है वो जायज़ हो गई है। तो ऐसे में एक बड़ी तादाद के अंदर जो है मुसलमान जो है तकरीबन कोई 5 लाख से लेके कोई तकरीबन 15 लाख तक माना जाता है, ये मुसलमानों ने अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत की। और अफ़गानिस्तान में शुरू में तो वेलकम कहा और तकरीबन कोई 18 से 20 हज़ार के करीब जो है वो उन्होंने मुहाजिरीन को रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। और वो मुसलमान जो कि औने पौने दामों यानी अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो भी पीछे यहाँ बचा हुआ था इंडिया के अंदर उसको सेल करके गए थे, तो वो वापस आने काबिल भी नहीं रहे। लेकिन वो कुछ लोग रास्ते के अंदर जो है वो मरे, यानी लाशें जो है काबुल तक के रास्ते में नजर आई। इतना ज़्यादा जो है ये हिजरत ने असर डाला और इसने हिंदुस्तान के ऊपर भी बहुत बुरा इसका असर डाला। फिर मोपला अपराइजिंग्स हुई या मोपला जो है वो बगावत हुई। तो मोपला बगावत क्या थी, ये मोपला जो है ये मालाबार के साहिल जो है, ठीक है, मुंबई के साथ, ये मालाबार के साहिल के ऊपर जो है ये वो लोग थे जो कि थे मुसलमान लेकिन अरब थे। ये अरब जो कबीले थे उनके मुसलमान थे, इन्होंने भी जो है फिर केरला जो है वो इकट्ठा होना था एक जलसे के लिए, तो इनके ऊपर जो है फायरिंग कर दी गई और 400 मोपला लोग जो है वहाँ पे शहीद हो गए। ऐसे में और बाकियों को इन्होंने गाड़ियों में भरा और वहाँ लेके चले गए और 60 लोग वहाँ दम घुटने से जो है वो मर गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए इसी दौरान इंडिया के अंदर। ऐसे में क्या हुआ, गांधी जी ने जो है वो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट कर दी 1922 के अंदर, यानी 1922 में जो है वो ये कहा गया कि भाई अब ये आप ये पीछे देखें कि बहुत बड़े बड़े जलसे स्टार्ट हो गए
क्योंकि गांधी जी ने कहा कि भाई अब सब बाहर आ जाओ। तो ऐसे में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। फिर चोरा चोरी का वाकया हुआ कि मूवमेंट में ये सिविल डिसोबीडियंस में ये कहा गया कि अब टैक्स नहीं पे किया जाएगा। तो जब ये एक जलसा जुलूस हो रहा था या इस तरह की मूवमेंट थी, तो ऐसे में पुलिस ने वहाँ पे इनके ऊपर अटैक किया और ने रोकने की कोशिश की। तो वो जो मुजाहिरीन थे उन्होंने क्या किया जी, ये जो एक छोटा सा गाँव था चोरा चोरी फराहाबाद के अंदर, ठीक है, यहाँ पे थाने को घेर के उसे आग लगा दी और 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। अब ऐसे में फिर गांधी जो है वो नॉन वायलेंस के मानने वाले थे, तो गांधी ने जो है वो अपने आप को या कांग्रेस को सेपरेट कर लिया इस मूवमेंट से, और इस तरह ये मूवमेंट जो है तहरीक खिलाफत अपना दम तोड़ गई। तो रोल ऑफ कांग्रेस जो है वो यहाँ पे एंड में बड़ा नेगेटिव रहा, क्योंकि उनके नेगेटिव रोल की वजह से वो जो इतना प्रेशर बिल्ड हुआ या जो इतना ज़्यादा इन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, सारी की सारी जो है वो ज़ाया हो गई। इस तरह से फिर क्या हुआ, 1923 के अंदर जो है वो खिलाफत ही ख़त्म हो गई। जो कमाल अतातुर्क साहब थे उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि भाई खिलाफत जो है वो आज से ख़त्म है, खिलाफत का ओहदा और मॉडर्न तुर्की जो है उसकी बुनियाद रख दी। तो इस तरह से ये खिलाफत मूवमेंट जो है ओवरऑल अच्छे और बुरे इम्पैक्ट्स के साथ हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइमन कमीशन 1928 की, कि साइमन कमीशन जो है वो क्या रहा। तो साइमन कमीशन की देखिए अगर बात करें हम कि भाई साइमन कमीशन क्या है, तो वो जो बात कही गई थी 1919 के अंदर, हमने देखा था कि जो 1919 का इंडियन एक्ट था उसके अंदर कहा गया था कि भाई एक कमीशन बनाया जाएगा और वो कमीशन 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल के बाद क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा वो तमाम के तमाम रिफॉर्म्स या डायरची सिस्टम का, कि भाई उसने इंडिया के अंदर जो है वो क्या फ़र्क डाला या इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर क्या उसका असर हुआ। तो अब उसका जायज़ा लेने के लिए जो है 1927 के एंड में यानी कि उनको भेजा गया और 1928 में जो है वो यहाँ पहुँचे साइमन कमीशन, 7 लोगों पर मुश्तमिल एक वफ्द जो है वो भेजा गया और इसको गोरा कमीशन भी कहा गया। ठीक है, और गोरा कमीशन क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो है वो गोरे शामिल थे, यानी अंग्रेज़ थे सारे के सारे, कोई भी हिंदुस्तानी जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं था, कोई इंडियन शामिल नहीं था। इस वजह से जो है वो आप यहाँ पर ये पिक्चर के अंदर देख लें, गो बैक साइमन का ये स्लोगन दिया हुआ है कि भाई साइमन साहब वापस जाएं। ठीक है, क्योंकि साइमन को यहाँ पे वेलकम नहीं किया गया बल्कि उसे वापस जाने का कहा गया। तो 28 फरवरी 1928 को ये सर जॉन साइमन की जो है वो सरबराही में पहुंचा। ये सारे का सारा ऑल वाइट है। 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने सबसे पहले कहा जो डायरची सिस्टम है वो जो हमने देखा था कि सूबों के अंदर कहा गया कि भाई 2 तरह के जो है वो सिस्टम होंगे, एक जो है वो रिजर्व्ड होंगे और दूसरे जो है ट्रांसफरेबल होंगे, तो उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जो डायरची सिस्टम है वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं, यानी कि वो खुद इख्तियारी वाला सिस्टम जो है वो को फ़ायदा नहीं दे रहा हिंदुस्तान को, और यहाँ पे फेडरल सिस्टम जो है उसको लाना चाहिए। अब फेडरल सिस्टम का क्या मतलब है कि एक वफाक होगा, ठीक है, जैसे आज पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम ही है, ठीक है, फेडरल सिस्टम। तो उसके अंदर जो सूबे हैं छोटी छोटी वो इकाइयाँ होंगी और वो आज़ाद होंगे, यानी उनको किसी हद तक जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी सूबों को। तो फेडरल सिस्टम को जो है वो इसमें कहा गया। और न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको भी कहा गया कि भाई इंडिया को जो है वो एक नए आइन की ज़रूरत है शदीद किस्म की। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहा इनका कि भाई एक तो फेडरल सिस्टम प्रपोज किया, दूसरा कहा कि इंडिया को नए आइन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है साइमन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट लेके चला गया, लेकिन हिंदुस्तानियों में की तरफ से इसको कोई भी जो है वो वेलकम नहीं किया गया या कोई भी पजीराई जो है वो इसे नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928, यानी 1928 के अंदर जो है वो नेहरू रिपोर्ट जो है वो सामने आती है। तो ये मोतीलाल नेहरू साहब जो है वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इनकी सरबराही में जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है, यानी तमाम के तमाम जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को जो है वो जमा किया जाता है और उनकी सरबराही जो है मोतीलाल नेहरू साहब करते हैं। और इनका जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है जी, आइन बनाना, कि एक नया आइन बनाया जाए हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हिंदुस्तानी अपने लिए एक आइन बना सकें, कि अगर हिंदुस्तानी अपने लिए आइन नहीं बनाएंगे तो उसका असर क्या होगा कि अंग्रेज़ एक आइन बना देंगे। तो अंग्रेज़ों के आइन से बचने के लिए जो है वो उन्होंने आइन बनाने की कोशिश की। तो इसलिए जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें नेहरू साहब जो है वो हेड थे। तो अगस्त 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट सामने आई। तो कायद-ए-आज़म ने जो है इसके ऊपर स्टैंड लिया, क्योंकि ये काफ़ी मुतासिबाना थी। कायद-ए-आज़म ने कहा कि भाई जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव कौंसिल है उसके अंदर 1/3 सीट्स जो है मुसलमानों को दी जाएँ। इसी नेहरू रिपोर्ट के अंदर कहा गया ये चेंजिंग लाई जाएँ। पंजाब और बंगाल जो है यहाँ पे मुसलमानों की आबादी के मुताबिक इनको सीट्स दी जाएँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, यानी सूबाई खुद मुख्तारी हासिल हो। ये जो 3 पॉइंट्स हैं कायद-ए-आज़म ने कहा ये आपको शामिल करने हैं। किसके अंदर जी, ये जो नेहरू रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अंदर जो है आपको शामिल करने हैं, तब हम इसे मानेंगे।
तब जो मुस्लिम लीग है वो भी दो धड़ों के अंदर बटी हुई थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मसला था मुस्लिम लीग के लिए। एक तो मुसलमान पहले से बटे हुए थे, ऊपर से मुस्लिम लीग भी जो है वो दो धड़ों के अंदर बटी हुई थी। तो ऐसे में जो हिंदू जो है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कम्प्लीटली, यानी कायदे आज़म के ये जो प्रपोजल्स थे इनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम इन्हें नहीं मानेंगे या नए आइन के अंदर इन्हें शामिल नहीं करेंगे। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब इन्होंने कहा हम इसे रिजेक्ट करते हैं, तो फिर कायदे आज़म ने जो है वो अपने फेमस 14 पॉइंट्स दिए कि भाई अगर कोई भी आइन, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर ये 14 पॉइंट शामिल नहीं होंगे, ठीक है, उसको जो है वो मुसलमान नहीं मानेंगे या मुस्लिम लीग जो है वो उसको नहीं मानेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग माने आपके नए कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्या किया जाए, इन 14 पॉइंट्स को आप शामिल करें। यानी नेहरू रिपोर्ट जो है वो तो क्योंकि सिर्फ हिंदुओं की बात कर रही थी या मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही थी, बाकी जो है वो नेशंस की बात हो रही थी, तो ऐसे में कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स अपने सामने रखे। अच्छा, 14 पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहला पॉइंट था जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो आइन है वो वफाकी तर्ज का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भाई वफाकी तर्ज का होगा। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो सूबे हैं उनको आज़ादी हासिल होगी, तो उसमें जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है जिन सूबों में एटलीस्ट वो तो आज़ाद रह सकेंगे। दूसरा क्या है जी, इक्वल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हर सूबे को जो है वो एक जैसी सूबाई खुद मुख्तारी दी जाएगी। ऐसा नहीं जहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है उनको तो आज़ादी हो, मुसलमानों को ना हो, ठीक है। माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेशन जो है वो होगी, यानी कि हर सूबे के अंदर, मरकज़ के अंदर भी, वफाक के अंदर भी और सूबे के अंदर भी जो है वो क्या होगा, माइनॉरिटीज़ को भी जो है वो हिस्सा दिया जाएगा। और नंबर 4 पे क्या है जी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके अंडर 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुसलमानों को दी जाएगी। जो असम्बली है यानी कि सेंटर की, उसके अंदर भी मुसलमानों की 1/3 सीट्स होंगी। नंबर 5 पॉइंट्स था सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल माइनॉरिटीज़, और जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अकलियतें हैं, उनके लिए जो है वो हर जगह पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी अलग से। नंबर 6 पॉइंट था मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोटेक्टेड, जहाँ जहाँ पे मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है उसकी हिफाजत की जाएगी जिस जिस सूबे के अंदर है, क्योंकि जहाँ पे हिंदुओं की मेजॉरिटी है तो वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट था माइनॉरिटीज़ को फ्रीडम हासिल होगा, जितनी भी अकलियतें हैं जो हैं उनको आज़ादी हासिल होगी। आज़ादी से मुराद वो अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं फ्रीली। फिर कहा कोई भी जो बिल है अगर कोई माइनॉरिटी पेश करती है तो उसको 1/3 जो है वो पास करेंगे तब वो बिल पास होगा, अदरवाइज पास नहीं हो सकता। सिंध जो है उसको मुंबई से सेपरेट करके एक सूबा बनाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये कहा KPK और बलूचिस्तान को भी जो है वो सूबों का इख्तियार दिया जाए। KPK जो शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था उस टाइम पे NWFP जिसको कहा जाता था, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनमें मुसलमानों को कोटा दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर आइडियोलॉजी, यानी कि ऐसा आइन बनाया जाए या आइन के अंदर ऐसी क्लॉज शामिल की जाएँ कि जो आइडियोलॉजी है, जो मुसलमानों की सकाफत है, तहजीब है, तारीख़ है, हिस्ट्री है, ठीक है, उसको जो है वो प्रोटेक्शन मिले या किसी भी जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्शन मिले। नंबर 13 था 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन माइनॉरिटी मिनिस्टर सेंटर्स और प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है, कि 1/3 जो है मिनिस्टर्स जो हैं उनको मिनिस्टर्स मुसलमानों के होंगे, यानी कि सेंटर के अंदर भी और सूबे के अंदर भी। जो सूबे हैं वहाँ पे भी और सेंटर जो है वहाँ पे भी जो है वो 1/3 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं मुसलमानों के पास होंगी। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली जो है वो बिल पास करेगी तब जबकि सब यूनिट्स जो हैं वो भी उसकी इजाज़त देंगे या सब यूनिट्स भी उसके ऊपर एग्री होंगे। अगर सब यूनिट्स एग्री नहीं होते तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली उस बिल को पास नहीं कर सकती। तो ये वो 14 पॉइंट्स हैं जो मशहूर ज़माना 14 नुकात कायदे आज़म के जो है वो हैं, जो कि उन्होंने कहा कि भाई अगर नया आइन जो है उसके अंदर शामिल किए जाएंगे तो तब जो है वो हम नए आइन को मानेंगे, अदरवाइज़ हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी ऐसे लॉ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसके अंदर ये 14 पॉइंट्स शामिल ना हो। और ये कायदे आज़म की बसीरत मानी जाती है कि उस टाइम पर उन्होंने वो पॉइंट्स दिए जो कि मुसलमानों को हिंदुओं के ताब से बचा सके। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया इलाहाबाद एड्रेस 1930, खुतबा इलाहाबाद मशहूर ज़माना, ठीक है। अब खुतबा इलाहाबाद क्या है जी, कि इलाहाबाद के मकाम पे जो है वो जो अल्लामा इकबाल हैं उन्होंने जो खुतबा दिया उसको इलाहाबाद एड्रेस कहा जाता है। इससे पहले क्या हुआ, 14 पॉइंट्स जो हैं वो कायदे आज़म के सामने आ चुके थे, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल का इससे पहले हमने देखा कोई जिक्र नहीं हुआ, हालांकि अल्लामा इकबाल जो है वो एक बहुत बड़े शायर और फ़लसफ़ी थे और वो अपना रोल प्ले कर रहे थे अपनी बुक्स के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर और इवन मुस्लिम लीग के अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो उन्होंने जो सालाना खुतबा था उसके अंदर जो है वो स्पीच की और उसमें उन्होंने क्या डिमांड किया, एक सेपरेट स्टेट जो है वो डिमांड की, स्टेट या स्टेट्स जो है वो डिमांड की, ठीक है।
और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, जहां पर मुसलमानों की जो है वो अक्सरियत है, तो मुसलमानों की अक्सरियत के जो इलाके हैं, जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया, NWFP या KP के आज का, बंगाल या असम हो गया, ये जो हैं इनको मिलाकर एक आज़ाद मुस्लिम रियासत जो है वो बनाई जाए, यानी मुस्लिम रियासत की बात इन्होंने की। और उन्होंने कहा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो इलाके हैं ये कल को एक मुस्लिम रियासत बनेंगे, तो इसी वजह से इनको ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। यानी ये पहले बंदे हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई ये इलाके इन फ्यूचर जो है मुझे दिखाई दे रहा है मुस्लिम स्टेट बनेंगे, और ऐसा ही हुआ कि हमने देखा 1947 के अंदर, ठीक है, ठीक 17 साल के बाद जो है वही इलाके जो इन्होंने कहे तो वो इलाके जो है वो पाकिस्तान बने। तो इसी वजह से इनको कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ठीक है। तो ये खुतबा इलाहाबाद था। आगे बढ़ते हैं और आगे है जी इंडियन एक्ट 1935। अब वो जो कहानी चली आ रही थी, और वो कहानी क्या थी, आइन की कहानी थी कि भाई इंडिया में जो है वो एक आइन जो है वो होना चाहिए, और आइन कैसा होना चाहिए जो इंडियंस को कबूल हो। अब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी हो चुकी थी। हमने देखा 1919 जो है 1909 के अंदर, 1919 के अंदर, ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन आया 1928 के अंदर, नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर आई। ये वो एफर्ट्स थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो रही थी। फिर 1929 के अंदर 14 पॉइंट्स आ गए। फिर 1930 के अंदर जो है 1930 के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी। इसका सेशन 1 30 के अंदर, सेशन 2 31 के अंदर और 32 के अंदर, यानी 3 साल ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती रही यूके के अंदर कि किसी तरह से इंडियंस जो हैं यानी हिंदुस्तानी जो हैं वो अपने लिए कोई आइन बना सके, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। लेकिन अफसोस की बात कि ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे मुसलमान और हिंदू, और ऐसे में जो है वो आइन न बन सका, यानी मुसलमानों और हिंदुओं ने जो है वो मिलकर एक आइन नहीं बनाया। तो फिर जो है अंग्रेज़ों ने खुद ही जो है वो एक आइन बनाया, और उस आइन को जो है वो जो हमने देखा था साइमन कमीशन जो रिपोर्ट पेश की थी उसकी निगरानी के अंदर जो है उसको सामने रख के तो एक आइन जो है वो बना दिया, जिसको इंडियन एक्ट 1935 कहा गया। गो कि जिसको जो है वो रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग ने भी, कांग्रेस ने भी, लेकिन जब ये खुद नहीं बना सके तो इनके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं था इसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो क्या था जी, साइमन कमीशन आया, नेहरू रिपोर्ट उसमें आ गई, राउंड टेबल, यानी कि ये वो सारे के सारे जो मराहिल थे जो तय किए गए इस आइन के लिए, लेकिन ये न बन सका। फिर एक्ट पास हुआ, उसमें क्या कहा गया जी, 1 अप्रैल 1937 को ये सबसे पहले जो है वो लागू हुआ, 1935 को जो बना इलेक्शंस के टाइम पे। इसके 14 पार्ट्स हैं और 10 शेड्यूल्स पर मुश्तमिल था। ये फेडरल सिस्टम था सबसे पहले, क्योंकि इसमें कहा गया था कि भाई डायरची सिस्टम ख़त्म करके वफाकी निज़ाम लाया जाए, तो वफाकी निज़ाम इसके अंदर आ गया। टेरोटिकल चेंजेस लाई गई, जैसे कि सिंध को मुंबई से जो है वो सेपरेट कर दिया गया, बर्मा जो है उसको भी सेपरेट कर दिया गया इंडिया से, क्योंकि बर्मा पहले इंडिया के साथ ही था, 1935 से पहले उसको सेपरेट किया गया। और NWFP या फिर KP के जो है उसको एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया, और फेडरल एग्जीक्यूटिव जो है वफाकी काबीना जो है उसकी बुनियाद रखी गई इसके अंदर, इस आइन के तहत। इसके अंदर भी क्या हुआ जी, रिजर्व सब्जेक्ट्स उसी तरह से जो बात की गई थी, हमने देखा था डायरची सिस्टम या 1919 में इस बात को कहा गया था, उसी तरह से बिल्कुल दोबारा रिपीट हुई कि रिजर्व सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन और रिलीजियस अफेयर्स जो हैं इनको कंट्रोल किया जाएगा अंग्रेज़ों के अंडर, ठीक है। और जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स हैं उनको इंडियंस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गई के राइट्स हो गए, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये बाकी जो है वो सारे के सारे इंडियंस इनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1935 के आइन में कहा गया। और प्रोविंशियल इटोनॉमी यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो भी हासिल होगी सूबों को किसी हद तक, कि वो अपना, क्योंकि कहा गया अपना आइन खुद बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये थी, तो सूबाई खुद मुख्तारी भी जो है वो हासिल होगी इस तरह से। लेकिन ये जो है ये इंडियन एक्ट जो है ये किसी को कबूल नहीं था, लेकिन फिर भी इसके तहत जो इलेक्शंस हुए, ठीक है, जो इलेक्शंस हुए 1937 के, उन इलेक्शंस में जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही हिस्सा लिया। गो कि उन्हें कबूल नहीं था, फिर भी उन्होंने जो है वो हिस्सा लिया। अगर बात करते हैं इलेक्शंस के बाद की, तो इलेक्शंस हुए और इलेक्शन के नतीजे के तौर पे क्या हुआ, 36 और 37 यानी 1936 और 1937 के इलेक्शंस हो गए। और इलेक्शंस के बाद जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है ये इनके बीच में इलेक्शंस थे, तो इलेक्शंस में 11 सूबों में से 8 में जो है वो कांग्रेस जीत गई, यानी टोटल 1771 में से 706 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस जीती। तो ये बहुत बड़ी कांग्रेस की कामयाबी थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ जी, जब कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस ने स्लोगन लगाया कि हिंदुस्तान के अंदर 2 ही पावर्स हैं अब,
ठीक है। जो हिंदुस्तान है यानी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर दो ही ताकतें हैं। उन्होंने झंडे लगा दिए हर जगह पे, एक साइड पे तिरंगा लगाया 3 कलर्ड फ्लैग, और दूसरी साइड पे ब्रिटिश जो है वो क्राउन का झंडा था, यानी कि एक साइड पे ब्रिटिश है और दूसरी साइड पे कांग्रेस है। तो मुसलमान जो है, मुसलमान नाम की कोई चीज़ अब यहाँ पे नहीं, क्योंकि अगर होते तो वो यहाँ पे जीतते, क्योंकि मुसलमान भी जो है वो कांग्रेस को ही एक बड़ी तादाद के अंदर सपोर्ट कर रहे थे, हमने ये देखा था, ठीक है। तो ऐसे में जो मुस्लिम लीग है, ख़ास करके मुस्लिम लीग को ये कहा गया कि भाई मुस्लिम लीग आज से जो है वो उसका कोई वजूद नहीं, क्योंकि वो हार चुकी है। तो फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी इसके ऊपर। अब जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी 2.5 साल के लिए, तो ऐसे में कांग्रेस ने क्या किया, मुजालिम की इंतहा कर दी, ठीक है जी। कांग्रेस ने क्या किया, मुसलमानों के ऊपर हर तरह का जुल्म ढाने की कोशिश की इन 2.5 सालों के अंदर। गाय की कुर्बानी पे पाबंदी लगा दी गई, हिंदी लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट किया गया, संस्कृत को प्रमोट किया गया, और जो उर्दू थी उसको ख़त्म किया गया। अजान के ऊपर पाबंदी लगा दी, कहीं पे भी आप अजान नहीं दे सकते। वंदे मातरम का तराना जो है वो मुसलमान बच्चों से भी पढ़ाया जाता, जिसके अंदर ऐसे अल्फाज होते जो कि इस्लाम की ग्रेस के ख़िलाफ़ थे। सबसे इंपॉर्टेंट वारदा स्कीम स्टार्ट की गई, ठीक है। मुसलमान नौजवानों को जो है उनको चेंज करने के लिए गांधी साहब ने स्टार्ट की, इसके हेड थे। विद्या मंदिर स्कीम स्टार्ट की गई कि भाई दोबारा से जो है वो इंडिया को जो है वो विद्या मंदिर यानी उनकी जो सकाफ़त है उसको प्रमोट किया जाए, जो उनका कल्चर है उस कल्चर को प्रमोट किया जाए। ऐसे में 3 कलर्ड फ्लैग जो था उसको लहराया गया, और मस्जिदों के अंदर जो है वो सूअर छोड़े गए, नमाज के टाइम पे बाहर ढोलक बजाया गया, और हर तरह से मुसलमानों की जो शॉप्स थी, ठीक है, उन शॉप्स का जो दुकानें वगैरह थी उनका बाइकआउट किया गया, उनके कारोबार का बाइकआउट किया गया। बहुत ज़्यादा यानी हर तरह से कोशिश की गई कि जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग इन्वॉल्व है या मुसलमान हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाए। गो कि कांग्रेस के अंदर भी मुसलमान थे, ठीक है, फिर भी इसके बावजूद तो मुस्लिम लीग को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए काम करती रही और उन्हें एहसास दिलाती रही। फिर क्या हुआ जी, कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हो गई। अब ख़त्म कैसे हुई कांग्रेस की हुकूमत, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई 1939 के अंदर। फिर वही हुआ कि अलाइज के अंदर जो है वो अलाइज पावर्स एक साइड पे थी, जिसमें जो है वो ब्रिटिश जो थे वो उनके हेड थे। तो बरतानवी गवर्नमेंट जो थी वो उस टाइम पे जंग में मसरूफ़ थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो लाना चाहती थी। तो हुआ ये कि जो कांग्रेस थी उसने सोचा कि ये बेहतरीन टाइम है अंग्रेज़ों को यानी कि बरतानवियों को ब्लैकमेल करने का। अगर इस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया जाए तो वो यहाँ पे सेल्फ रूल के लिए मान सकते हैं और इंडिया को छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की डिमांड की कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इंडिया के अंदर बनाई जाए, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की जो है बात की। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो हम आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कांग्रेस ने कहा। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है उस टाइम पे क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई थी, अपने आप को काफ़ी पावरफुल समझ रहे थे, तो उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया। जब कांग्रेस ने रिज़ाइन किया तो कायदे आज़म ने मुसलमानों को उस टाइम पे योम निजात मनाने को कहा, यानी डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो 22 दिसंबर 1939 को जो है वो मनाया गया, योम निजात, के भाई शुक्र करो आपकी कांग्रेस से जान छूटी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट टाइम था पिछले 800 सालों के बाद, 800 साल मुसलमान हुकूमत करते रहे, तो 800 सालों के बाद जो है वो कांग्रेस को या हिंदुओं की बात की जाए तो हिंदुओं को मौका मिला मुसलमानों के ऊपर रूल करने का। इस वजह से उन्होंने अब उनके दिमाग में तो यही था कि उन्होंने अब कसर निकालनी है कि वो जो मुसलमान इतना रूल इनके ऊपर करते रहे, तो उन्होंने मुजालिम तोड़े और फर्स्ट टाइम इनको मुसलमानों के ऊपर 800 साल के बाद रूल करने का मौका मिला, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस वजह से उन्होंने मुजालिम की इंतहा कर दी। अब ऐसे में क्योंकि अब ये जो 2.5 साल थे ये मुसलमानों के लिए जैसे गुजरे ये तो मुसलमान जानते थे, इस वजह से मुसलमानों को भी अब जो है वो रियलाइज़ हो गया कि भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मुसलमानों की कोई जमात है, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर, तो वो मुस्लिम लीग ही है, ना कि जो कांग्रेस के मुसलमान हैं। फिर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका जो है वो मुस्लिम लीग को उसने ज्वाइन किया। किस वजह से ज्वाइन किया? सिर्फ इस वजह से कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा मुजालिम ढाए थे। आगे बढ़ते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन की बात करते हैं। करारदाद लाहौर, करारदाद लाहौर क्या है? लाहौर के मंटो पार्क के अंदर 23 मार्च 1940 को जो रेजोल्यूशन पास की गई उसको लाहौर रेजोल्यूशन या करारदाद लाहौर कहा जाता है। अब हुआ ये कि जब कांग्रेस का रूल एंड हो गया 1939 के अंदर, अब जब कांग्रेस रूल एंड हुआ तो ऐसे में क्या हुआ कि जो एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का, उसका इजलास था 22 और 23 मार्च को 1940 को लाहौर के अंदर, ठीक है।
लाहौर के इकबाल पार्क या मंटो पार्क के अंदर जो है वो इसने मुनक्किद होना था। लेकिन इससे पहले एक ट्रेजिडी हो गई, और ट्रेजिडी क्या हुई कि खाकसार अलमिया जो है वो हो गया। अब खाकसार एक जो है वो नीम फौजी तंजीम थी, या आप इसको मान लें कि ये स्काउट्स थे, ठीक है। अब ये स्काउट्स जो थे इनकी अपनी जो है वो यूनिफॉर्म थी, तो यूनिफॉर्म जो है ये यूनिफॉर्म पहनते थे। तो अंग्रेज़ जो थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जो है वो पाबंदी लगाई हुई थी कि भाई कोई भी जो है वो हुकूमत के अलावा कोई भी ऐसी यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, इस तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने इसको मानने से इनकार किया, तो उन्होंने फायरिंग खोल दी और 50 जो है वो लोग शहीद हो गए यहाँ पे। तो ऐसे में जो है वो लाहौर के हालात बहुत ज़्यादा, या पंजाब के हालात काफ़ी ख़राब हो गए। तो बहुत से लोगों ने कायद आज़म को मशवरा दिया कि आप जो है वो लाहौर का ये जलसा मनसूख कर दें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकार कर दिया और वो जो है वो हॉस्पिटल चले गए इन लोगों को देखने। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक जो है हमदर्दी का एलिमेंट भी शामिल हुआ, और जब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मुनक्किद हुई, या एनुअल सेशन जो है मुनक्किद हुआ, तो इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में यानी 1 लाख से ज़ायद लोग जो है उसने शिरकत की, और बाज़ के मुताबिक 5 लाख लोगों ने जो है वो शिरकत की इसके अंदर, सिर्फ इसलिए कायद आज़म ने जो वहाँ पे एक तो हमदर्दी दिखाई और दूसरा वो पीछे नहीं हटे ऐसे हालात के अंदर भी। तो एनुअल सेशन था। फिर ऐसे में क्या हुआ कि मौलवी फजल हक साहब ने वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पेश की कि जिसमें कहा गया कि जो शुमाल मगरबी सरहदी सूबे हैं, वही जो इकबाल ने कहा था बंगाल और आसाम जो है उनको मिला के मुख्तलिफ स्टेट्स बनाई जाएँ। अब स्टेट की बात नहीं की गई, स्टेट्स की बात की गई कि आज़ाद मुस्लिम स्टेट्स बनाई जाएं, और उसको सब ने जो है वो वहाँ पे माना। इस तरह से यानी इंडिया की डिवीजन की जो है बात की गई और सेपरेट स्टेट्स की बात की गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, इसके ऊपर रिएक्शंस आए और बहुत ही सख्त किस्म की रिएक्शंस है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक और पॉइंट आप समझते चलें कि कायद आज़म ने अपनी स्पीच के अंदर क्या कहा। कायद आज़म ने कहा कि जो मुसलमानों का यहाँ पे मसला है हिंदुस्तान के अंदर, कि भाई मुसलमान यहाँ पे आलमोस्ट 7 करोड़ के करीब जो है वो मुसलमान इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तो ये कोई माइनॉरिटी यानी अक़लियतों का मसला नहीं कि भाई ये कोई अक़लियत नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि मुसलमान अक़लियत हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो ये आपकी गलतफहमी है। मुसलमान अक़लियत नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल इशू है। और इंटरनेशनल इशू क्या है कि मुसलमान 7 करोड़ के करीब हैं, ये एक पूरे का पूरा वतन है, ये एक पूरे का पूरा मुल्क बना सकते हैं। इसलिए आपको इसको सोचना होगा और मुसलमानों को एक अलग से होमलैंड देना होगा, उनको सेपरेट स्टेट्स देनी होंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम यानी कायद आज़म ने इस बात के ऊपर उजागर किया कि भाई ये मुसलमान एक वतन है, कोई माइनॉरिटी नहीं है। रिएक्शंस क्या आए, हिंदू न्यूज़पेपर्स ने इसके ऊपर जो है वो बड़ा ही मजाक उड़ाया इसके ऊपर कि भाई ये पाकिस्तान बनाने चले हैं ये वो। हालांकि इस रेजोल्यूशन के अंदर कहीं पे भी पाकिस्तान का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने टॉन्ट के तौर पे जो है वो कहा कि पाकिस्तान बनाने चले हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने भी इसे हाईलाइट किया, लेकिन मजाक के अंदाज में। राजगोपालाचार्य साहब जो थे उन्होंने जो है ये कहा कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक गाय हो और 2 भाइयों की उसके ऊपर लड़ाई हो जाए, वो उसको आधा आधा काट लें, ठीक है, यानी गाय को 2 हिस्सों में काट लें। कांग्रेस के जो मुसलमान थे वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस के मुसलमान मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात करते थे, तकसीम की बात नहीं करते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ जो थे तो उन्होंने जो है वो इसको नहीं माना। जो मुस्लिम लीग के मुसलमान थे उन्होंने जो है वो इसकी तौसीक की, से माना कि भाई हाँ जी हम मानते हैं, हम कायद आज़म के साथ खड़े हैं या मुस्लिम लीडर्स के साथ खड़े हैं कि हमें सेपरेट स्टेट दी जाए। अब अगर बात की जाए इसकी इंपॉर्टेंस की, तो हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस मानी जाती है हिस्टोरिकली। क्योंकि ये वो टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ से जो है मुसलमानों को या मुस्लिम लीग को ख़ास करके एक डायरेक्शन मिली, एक वाज़ेह डायरेक्शन कि उन्होंने करना क्या है। इससे पहले तो उनकी स्ट्रगल थी मुसलमानों के राइट्स के लिए कि मुसलमानों को उनके राइट्स मिले, लेकिन अब स्ट्रगल क्या थी, एक अलग से एक वतन बनाने की स्ट्रगल थी, एक होमलैंड बनाने की स्ट्रगल थी, जो हमने देखा 7 साल के बाद जो है वो कंप्लीट हुई 47 के अंदर। तो इसलिए एक डायरेक्शन मिली, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन 1942। अब क्रिप्स मिशन क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो चल रही थी 1939 टू 1935। तो ये इस टाइम पे अपने ज़ोरों के ऊपर थी, और जो जापान था वो भी वर्ल्ड वॉर सेकंड में शामिल हो चुका था, और ये बरतानिया के अगेंस्ट में था। तो बरतानिया के अगेंस्ट में था, तो हुकूमत बरतानिया की जो है वो जिन जिन इलाकों के ऊपर या ख़ास करके हिंदुस्तान के ऊपर और बर्मा के ऊपर हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो इसलिए जो जापान था उसने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर दिया था बर्मा की तरफ, और बर्मा को क्रॉस करके उसका अगला टारगेट इंडिया था। तो ऐसे में जो है वो फिर अब इंडियन सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि अगर जापान आएगा इंडिया के अंदर तो ये जापान को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को इन्होंने यहाँ से निकालना है, इसलिए जापान को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए अब अंग्रेज़ों ने ये देखा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि अब जो है वो हिंदुस्तानियों की सपोर्ट जो है
वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में और इस वर्ल्ड वॉर सेकंड को जीतने के लिए। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक जो है वो मिशन भेजा 3 अफराद पर मुश्तमिल, जिसको जो है वो हेड किया सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने, और ये मिशन जो है 24 मार्च 1942 को जो है वो इंडिया पहुंचा। और इसने जो है वो अपने प्रपोजल जो है पहले पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की और उसके बाद अपने प्रपोजल सामने रखे ताकि किसी तरह से इंडियंस की जो है वो हिमायत हासिल की जा सके। तो प्रपोजल्स क्या थे, आप यहाँ पे सबसे पहले प्रपोजल्स को देखें। सबसे पहले कहा गया जी कि जो वॉर है जब वो ख़त्म होगी, यानी जंग जो है वो ख़त्म होगी, तो उसके ख़ात्मे पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, कानून साज असम्बली जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी या उसका क़याम अमल में लाया जाएगा। और जो कानून साज असम्बली है उसके जो अरकान हैं उनका इंतखाब जो है वो प्रोविंशियल असम्बली से किया जाएगा। और ये जो प्रोविंशियल असम्बली से किया जाएगा तो उसके बाद ये अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकती हैं, यानी ये जो असम्बली होगी कानून साज असम्बली, ये अपना आइन भी बना सकेगी, यानी हिंदुस्तानियों को आइन बनाने का इख्तियार दिया गया। और जो रॉयल स्टेट्स हैं, शाही रियासतें, वो भी जो है वो इसमें शामिल हो सकती हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, शाही रियासतें। और इंडिया को जो है वो एक डोमिनियन का स्टेटस दिया जाएगा, यानी आज़ाद कर दिया जाएगा, एक ऐसा स्टेटस डोमिनियन का कि जिसके कुछ इख्तियारात तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होंगे, बाकी जो है उनको आज़ाद, यानी अपना आइन वो बना सकेंगे। डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जब तक जंग ख़त्म नहीं होती वो तब तक जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शंस जो है वो वॉर के बाद करवाए जाएंगे, सूबाई इलेक्शंस भी होंगे, ठीक है। और या तो आप इसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर सकते हैं या जो है वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर सकते हैं, ये कहा गया इन प्रपोजल्स के अंदर। अब इन प्रपोजल्स के ऊपर रिएक्शन क्या आया? कांग्रेस का रिएक्शन था, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी 2 अप्रैल 1942 को उसका इजलास हुआ। उन्होंने कहा जी हमें इन प्रपोजल से पाकिस्तान की बू आती है या पाकिस्तान बनता दिखाई देता है, ठीक है, तो इसलिए हम इनको नहीं मानेंगे। प्रोविंशियल फ्रीडम जो है इन्हें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि इस तरह से मुसलमान जो है, मुस्लिम स्टेट्स जो हैं जहाँ जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो इसका मतलब वो तो अक्सरियत में वहाँ जुदा हो सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें ये कबूल नहीं। तो इंडियन फ्रीडम वो चाहते थे कि हिंदुस्तान को जो है वो आज़ादी मिले। असल में उनका पर्पस भी यही था कि उन्होंने कहा अगर हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो उसका मतलब वो जो हमने प्रेशर बिल्ड किया है 2 साल पहले या 3 साल पहले जब हमने कांग्रेस की मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया था, तो फिर उसका प्रेशर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो चाहते थे कि इस टाइम पर कोई भी बात जो है वो एक्सेप्ट ना की जाए, बल्कि इनको कहा जाए ये यहाँ से छोड़ के जाएँ और हम सेल्फ रूल यहाँ पर करें। तो गांधी का रिस्पांस क्या था कि भाई ये एक आउटडेटेड चेक है, यानी ये एक वो ऐसा चेक है जो अब जो है ना जिसकी डेट निकल चुकी है, तो अब आप मेहरबानी करके इसको हमें ना बताएं। मुस्लिम लीग का रिएक्शन क्या था? मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट किया, क्योंकि हमें इसमें पाकिस्तान बनता दिखाई नहीं दे रहा। यानी कांग्रेस ने कहा हमें पाकिस्तान बनता दिखाई दे रहा है, मुस्लिम लीग ने कहा हमें बनता दिखाई नहीं दे रहा। इंडियन यूनियन जो है उसको इस बात पे मुस्लिम लीग को एतराज़ था इंडियन यूनियन के ऊपर भी, क्योंकि वो इंडियन यूनियन जो है उनको ख्याल ये था कि ये इंडियन यूनियन बनाना चाहते हैं, सेपरेट नहीं करना चाहते। तो कांग्रेस की मेजॉरिटी होगी असम्बली के अंदर इंडियन यूनियन में, मुस्लिम लीग का ये ख्याल था। तो ऐसे में कांग्रेस कोई भी जो लॉ है वो पास करवा सकती है या जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको चेंज भी कर सकती है। तो इसलिए ये जो है मुस्लिम लीग को भी काबिल कबूल नहीं था। तो इस तरह से जो क्रिप्स मिशन था वो भी यानी कि फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। 1942 में ही जो है ये जो क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन जब नाकाम होकर वापस चला गया तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये प्योरली जो है वो कांग्रेस की एक मूवमेंट मानी जाती है। और कांग्रेस की मूवमेंट क्यों मानी जाती है? क्योंकि कांग्रेस जो है उस टाइम पे मुकम्मल तौर पर इस तैयारी में थी कि किसी तरह से जो है वो हिंदुस्तान का इख्तियार जो है वो उनके पास आए और जंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा सके अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ जो हैं यहाँ से छोड़ के भागें। तो ऐसे में कांग्रेस में पहले बता चुका हूँ कि कांग्रेस इरादा कर चुकी थी कि जापान को जो है वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जापान जो है वो बर्मा में पहुँच चुका था। तो ऐसे में उनका ख्याल यही था, और कांग्रेस जो है वो एक आज़ाद हिंद फौज जो है वो भी बना रही थी जापानियों की मदद से, जो कि वो फ़ौज जो थी वो किसके ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ेगी। तो इनका ख्याल ये था। कायद आज़म जो है वो इससे कम्प्लीटली दूर थे, और कायद आज़म ने मुसलमानों को भी ये कहा कि भाई आपने जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से दूर ही रहना है, क्योंकि आपने इसके साथ शामिल नहीं होना। तो अभी गांधी जी जो है वो जिस जलसे से खिताब करके निकले ही थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और 60,000 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया और बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, या फिर हाउस अरेस्ट, उनको उनके घरों पर जो है वो कैद कर दिया गया। और फिर 1945 में जब वॉर ख़त्म हुई तो तब उन सबको छोड़ा गया। सिर्फ जो गांधी जी हैं उनको
1944 में उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं थी तो उनको जो है वो रिहा कर दिया। लेकिन जब इनको जेल में डाला गया तो उसमें क्या हुआ कि अब इतनी बड़ी तादाद में इंडिया के अंदर हिंदू थे, तो फिर एक मूवमेंट चली सिविल डिसोबीडियंस की, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी रही, क्योंकि जब बड़े बड़े लीडर्स को डाला गया तो एक तो उसे नाकाम होना चाहिए था, लेकिन ऐसे में बहुत से लोग जो है वो बाहर निकल आए, और वो जो बहुत से लोग बाहर निकले तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बिल्ड हुआ अंग्रेज़ों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, 1 घंटा 23 मिनट जो है वो हो चुके हैं हमारी वीडियो को। CR फार्मूला 1944, राजगोपाल आचार्य साहब जो हैं उनका फार्मूला आ चुका है। अब ये राजगोपाल आचार्य साहब जो है उन्होंने फार्मूला पेश किया 1944 के अंदर, एक सोल्यूशन पेश किया था, ठीक है, जिसको CR फार्मूला कहा जाता है, और ये सामने जो है आप उनको फ़ोटो भी उनका नज़र आ रहा है आपको। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो एक किस्म की नाकाम हुई। उसके बाद अब जो है वो गांधी जी भी जेल में थे, बाकी लोग भी जेल के अंदर थे, तो कांग्रेस जो है वो सेल्फ रूल चाहती थी। तो ऐसे में जो राजगोपाल आचार्य था ये समझते थे कि अगर हिंदुस्तान को अगर सेल्फ रूल चाहिए या अंग्रेज़ों से जो है यानी ब्रिटिश जो हैं उनसे आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मुसलमान हैं वो साथ दें, क्योंकि जब तक मुसलमान साथ नहीं देंगे, जो 8 करोड़ के करीब थे उस टाइम पे, तो 8 करोड़ के करीब मुसलमानों को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने जो है वो ये कहा कांग्रेस की तरफ से, गो कि मद्रास असम्बली के रुकन थे, और इन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमान 8 करोड़ के करीब हैं, तो मुसलमानों को हमें साथ शामिल करके जो है वो आगे जाना चाहिए। और मुसलमानों को ये कहा कि भाई अगर हम आपको साथ शामिल करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप तो इंडिया की डिवीजन में यानी तकसीम जो होगी उसमें हमारी मदद करेंगे, दूसरा मुसलमान जो हैं वो सेल्फ रूल को सपोर्ट करेंगे, और तीसरा जो है जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, यानी जब हम इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे तो फिर एक कमीशन बना देंगे या कमेटी बना देंगे जो ये तय करेगी कि कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है। तो ये बात इन्होंने कह तो दी एज ए कांग्रेसी लीडर, ठीक है, लेकिन उसके बाद रिएक्शंस जो आए, रिएक्शंस में क्या हुआ कि मुसलमानों ने तो इसको नहीं माना, लेकिन जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अपने ही लोगों ने जो है राजगोपाल आचार्य साहब का जीना दोबर कर दिया और इनको बुरी बुरी बातें कही, इनकी ज़ात के ऊपर जो है पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक किए गए, यहाँ तक कि इन्होंने फिर जो है वो कांग्रेस से भी रिजिग्नेशन दे दिया और असम्बली से भी जो है वो रिज़ाइन कर दिया। लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट था वो क्या था कि फर्स्ट टाइम किसी हिंदू ने जो है वो ये एक्सेप्ट किया था कि हिंदुस्तान के अंदर 2 ताकतें हैं और दूसरी ताकत जो है वो मुसलमान है, तो मुसलमानों को जो है वो साथ लिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और 1944 के अंदर ही जो है वो गांधी जिना टॉक्स होती हैं, यानी कि गांधी जिना जो है वो मुज़ाकरात होते हैं 1944 के अंदर ही। अब ये गांधी जिना मुज़ाकरात आप मान लें फर्स्ट मुज़ाकरात और लास्ट मुज़ाकरात थे जो गांधी और जिना के बीच में हुए, किसके ऊपर जी, हिंदुस्तान के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ऊपर या सेपरेशन के ऊपर हुए, और ये सितंबर 1944 के अंदर हुए, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जब इनको रिलीज़ किया गया 1944 के अंदर गांधी को उनकी सेहत की ख़राबी की वजह से, तो उस टाइम पे जो है इन्होंने फिर कायदे आज़म से मीटिंग स्टार्ट कर दी। अब ये क्या हुआ, ये गांधी वर्सेस जिना टॉक्स थी। अब गांधी वर्सेस जिना टॉक्स क्या थी कि जो गांधी थे वो ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो मुत्तहिद रहे, क्योंकि गांधी जो है वो उनको फ़िलासफ़र माना जाता है, एक फ़लसफ़ी, तो एक फ़लसफ़ी की हैसियत से उन्होंने जो है वो कायदे आज़म को एग्री करने की कोशिश की इस बात के ऊपर कि भाई देखिए आज जो लोग मुसलमान हैं, किसी ज़माने में ये सारे के सारे हिंदुस्तानी थे, ऐसा ही है और ये हकीकत भी थी, और अगर एक ख़ास वक्त के दौरान अगर इन्होंने जो है वो अपना मज़हब जो है वो तब्दील कर लिया हो और इन हिंदुस्तानियों ने मज़हब तब्दील करके मुसलमान हो गए हों, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये हिंदुस्तानी नहीं रहे, तो हैं तो ये हिंदुस्तानी, इसलिए तकसीम की बात न करें। लेकिन कायदे आज़म ने ये बात कही कि बात ये है कि चलो एक ख़ास वक्त में ही सही ये मुसलमान हुए, लेकिन जब ये मुसलमान हो गए, ठीक है, जब ये मुसलमान हो गए तो इसका मतलब ये एक अलग इन्होंने एक कौम की जो है वो बुनियाद रख दी। अब ये अलग कौम है, ठीक है, अब ये हिंदुस्तानी नहीं रहे, हिंदुस्तान के अंदर ये अलग कौम है, अब ये इंडिया के साथ नहीं रह सकते, यानी दोनों के अपनी अपनी फ़िलासफ़ीज़ थी। इस तरह से गांधी जो है उनको एग्री नहीं कर सके। इस दौरान 21 खतूत भी लिखे गए और पर्सनल मीटिंग्स भी हुई कायदे आज़म के साथ गांधी की, लेकिन ये मुज़ाकरात भी फ़ेल हो गए, और ये आखिरी एक कोशिश थी हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की, जिसके ऊपर कायदे आज़म जो है वो एग्री नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गांधी जो हैं वो तो नॉन वायलेंस की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा, तो वो किस तरह से मुसलमानों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जी शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 या विविल प्लान भी इसको कहा जाता है, ठीक है।
शिमला कॉन्फ्रेंस क्या थी कि शिमला के मकाम पे जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हिंदुस्तान के लीडरों की, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करने के लिए, उसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हो चुकी थी 1945 के अंदर, ऐसा ही है जी, 1939 में जो स्टार्ट हुई थी। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुई, और एंड कैसे हुई कि जापान जो है उसको शिकस्त हो गई, दूसरी साइड पे जो जर्मनी है उसको भी शिकस्त हो गई, और अलाइड पावर्स जो हैं दोबारा से जीत गई, यानी कि बरतानवी हुकूमत जो है वो कामयाब रही। मगर बरतानवी हुकूमत कामयाब तो रही, लेकिन उसे जंग में जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा 6 साल की जंग के अंदर। तो उसमें क्या हुआ कि लॉर्ड विवल साहब जो हैं वो जब वाइसराय बने तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल जो है, क्योंकि अब वॉर ख़त्म हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा जो वो इंतज़ामी कौंसिल जो जंग के पहले मुअत्तल थी तो अब उसको दोबारा से बहाल करते हैं और वो हिंदुस्तान का इंतज़ाम चलाएगी। तो उन्होंने एक जो है वो प्रपोजल दिया, ठीक है, और उसमें क्या कहा जी, प्रोविंशियल इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग, वो किसके अकॉर्डिंगली होगी, 1935 का जो इंडियन एक्ट है, यानी उसके अकॉर्डिंगली सूबे जो हैं उनको भी आज़ादी दी जाएगी, और उनके अंदर भी, यानी जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल वफाक के अंदर होगी वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है वो सूबों के अंदर भी होगी, ठीक है, और ये जो है वो वफाक का और सूबों का इंतज़ाम चलाएगी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो भी हिंदुस्तान से ही लिए जाएंगे। तो ये इन्होंने कहा, और फिर इस प्रपोजल को इन्होंने जो है वो बरतानी प्राइम मिनिस्टर से पास भी करवाया। और उसके बाद क्या हुआ जी, शिमला में जो है इन्होंने 25 जून 1945 को कॉन्फ्रेंस बुलाई। 21 टॉप के जो लीडर्स थे उनको शिमला में बुलाया गया कि आप आएँ, और इन्होंने अपना जो है खाका उनके सामने रख दिया। और खाका क्या था जी, प्रपोजल्स क्या थे अब वाइसराय साहब की तरफ से, कि भाई जो 6 सीट्स हैं वो कांग्रेस की होंगी। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल इसकी बात की जा रही है कि ये जो इंतज़ामी कौंसिल होगी उसके अंदर जो 6 सीट्स हैं वो होंगी कांग्रेस की, 5 सीट्स जो हैं वो मुसलमानों की होंगी, और 3 सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की होंगी, ठीक है, ये प्रपोजल रखा गया। अब प्रॉब्लम क्या था कि 5 सीट्स जो मुसलमानों की होंगी उनमें से एक होगा तो मुसलमान, लेकिन वो नॉन मुस्लिम लीग ही होगा मुसलमान, लेकिन मुस्लिम लीग उसको जो है वो अनाउंस नहीं करेगी, बल्कि कोई और पार्टी जो है, यानी कांग्रेस, ठीक है, या फिर यूनियनिस्ट पार्टी जो है पंजाब की, वो इसको करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो उसको अनाउंस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं, और ये 1937 के इलेक्शन में वाजे हो चुका कि मुस्लिम लीग हारी है, तो इसका मतलब मुस्लिम लीग जो है वो एक सीट जो है वो किसी भी तरह से दूसरे नॉन मुस्लिम लीग ही होगी, दूसरे अनाउंस करेंगे। और यही जिद थी गांधी की भी, ठीक है, और यही जो है वो जिद थी खिज़र हयात टवाना साहब जो हैं उनकी भी, कि भाई वो चाहते थे कि उनकी पार्टी को ये सीट मिले। तो 6 कांग्रेसी, 5 मुसलमान, जिनमें से 4 मुस्लिम लीगी और 1 नॉन मुस्लिम, और 3 जो है वो अकलीतें। तो इस तरह 14 अफराद पर मुश्तमिल ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बननी थी। अब हुआ क्या कि कायद आज़म जो है उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया, और कायद आज़म ने यह मानने से इनकार कर दिया कि मुस्लिम लीग के अलावा भी जो है वो मुसलमानों की कोई मुसलमानों को रिप्रेजेंट कोई कर सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मुसलमानों की कोई नुमाइंदा जमात है, कोई मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, तो वो वाहिद जो है मुस्लिम लीग ही है, तो इसका मतलब मुस्लिम लीग ही जो है वो मुसलमानों को इलेक्ट करेगी, और पाँचों की पाँचों जो सीट्स हैं वो मुस्लिम लीग की ही होंगी। तो ऐसे में जो है फिर इस बात के ऊपर डेडलॉक पैदा हुआ, और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई, और 17 जुलाई को जो है वो खुद ही वाइसराय साहब ने कह दिया कि भाई कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम हो गई। अब पता कैसे चलाया जाए कि कायद आज़म जो हैं, ठीक है, जो कायद आज़म हैं वो सच कह रहे हैं, या जो कांग्रेस या जो बाकी लीडर्स हैं वो सच कह रहे हैं कि भाई क्या मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो ऐसे में फिर फैसला हुआ कि भाई इलेक्शंस करवाए जाएं हिंदुस्तान के अंदर, और वो इलेक्शंस तय करें कि भाई कौन जो है मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्शंस की। अब देखिए जब शिमला कॉन्फ्रेंस हो गई और शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई, ऐसे ही, और नाकाम क्यों हुई? क्योंकि कायद आज़म ने यह मानने से इनकार कर दिया कि मुस्लिम लीग के अलावा भी कोई सियासी जमात है जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो फैसला फिर इलेक्शंस पे होना था, तो इलेक्शंस हुए मई 1945 के अंदर जो है वो यूके के अंदर इलेक्शंस हुए, और उसके नतीजे के तौर पे नई गवर्नमेंट बनी वहाँ पे लेबर पार्टी की, और लेबर पार्टी गवर्नमेंट बनी, और मेजर इटैली जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब उन्होंने जब देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड भी ख़त्म हो चुकी है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हुआ, तो ऐसे में अब जो इंडिया है वहाँ से भी उन्हें कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो फैसला कर चुके थे कि अब जो है वो इंडिया को इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए, उसको आगे लेके जाया जाए, उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो ऐसे में क्या हुआ जी कि 2 बड़ी पार्टीज आमने सामने आई इलेक्शंस के अंदर। इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस अनाउंस किए गए, ठीक है,
दिसंबर 1945 में सेंटर के इलेक्शंस हुए वफाक के, और 1946 के अंदर सूबों के इलेक्शंस हुए। ठीक है, और स्लोगन क्या था जी? कांग्रेस का स्लोगन था यूनाइटेड इंडिया। कांग्रेस ने कहा कि भाई अगर आप हमें वोट देंगे तो हम क्या करेंगे, इंडिया को मुत्तहिद रखेंगे, इसे तकसीम होने से बचाएंगे। और मुस्लिम लीग ने कहा अगर आप हमें वोट देंगे तो हम पाकिस्तान बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब दो बिल्कुल वाज़ेह स्लोगन्स आ गए। एक साइड पे मुत्तहिदा हिंदुस्तान है और दूसरी साइड पे जो है वो पाकिस्तान की अब स्ट्रगल है। तो अब मुसलमानों को फैसला करना था कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए या मुत्तहिदा हिंदुस्तान चाहिए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मुसलमान जब 1937 के इलेक्शंस हुए थे तो उसमें उन्होंने कांग्रेस को वोट किया था, यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान को, और मुत्तहिदा हिंदुस्तान को वोट करने का नतीजा उन्होंने 2.5 साल भुगता था, और 2.5 साल उन्होंने देखा था कि कैसा था मुत्तहिदा हिंदुस्तान। इसलिए वो फैसला कर चुके थे कि इस बार जो है वो पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो अब 100 सीट्स थी। सेंटर जब इलेक्शन हुए सेंटर के वफाक के, तो 100 सीट्स थी टोटल। 100 में से 30 सीट्स थी मुसलमानों की, और 30 की 30 सीट्स मुसलमान जीत गए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, यानी कि 100% 100% जो रिजल्ट है सेंटर के अंदर वो मुसलमानों के हक में रहा। कांग्रेस की जो सीट्स थी उनमें से उसने 57 सीट्स जो हैं वो 63 के अंदर जो है 63 टोटल थी, उसमें से 57 सीट्स जीती। यानी कांग्रेस ने 100% कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन मुस्लिम लीग ने 100% कामयाबी हासिल की, और 86.6% जो है ये रिजल्ट की रेशो रही मुस्लिम लीग की। सूबों की बात की जाए तो सूबों के अंदर जो है वो टोटल 495 सीट्स थी मुसलमानों की, और 430 सीट्स जो है मुसलमान जीते, और 11 में से 8 सूबों में मुसलमानों की हुकूमत बनी। और इस तरह से क्या हुआ जी कि कायद-ए-आज़म की जो बात थी वो सच साबित हुई कि इंडिया के अंदर जो है वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात जो है वो मुस्लिम लीग ही है, और मुस्लिम लीग ने एक किस्म का हम कह सकते हैं क्लीन स्वीप जो है वो इंडिया के अंदर किया। अब इन इलेक्शंस का असर क्या हुआ कि कायद-ए-आज़म को या मुस्लिम लीग को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मुसलमान इस टाइम पे जो हैं वो मुस्लिम लीग के साथ हैं, और उन्होंने वोट जो किया है वो पाकिस्तान के लिए किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, उन्होंने कायद-ए-आज़म के लिए या किसी और हुकूमत के लिए वोट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा यहाँ पे, यानी इलेक्शंस का नतीजा जो है वो मुसलमानों के हक में आया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली लेजिस्लेटिव कन्वेंशन हुआ 1946 के अंदर। ठीक है, यानी ये जो मजालिस कानून साज है इसका इजलास हुआ 1946 के अंदर, और ये इजलास क्या था कि वो तमाम के तमाम अरकान, ये कायद-ए-आज़म खड़े हैं और यहाँ पे ये जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो जीते हुए लोग हैं, इनसे जो है वो यहाँ पे खिताब कर रहे हैं। तो जो इलेक्शंस हुए उस इलेक्शंस के नतीजे के तौर पे जितने लोग भी जीते, चाहे वो प्रोविंसेस के अंदर थे या सेंटर के अंदर थे, वो सारे के सारे जीते हुए जो लोग थे, अब उनको इकट्ठा किया गया दिल्ली के अंदर। ठीक है, और उन सबको बिठाया गया कि भाई बैठो, अब हम जीते तो हैं, लेकिन हम क्यों जीते हैं इस बात को ज़रा आप दोबारा से जो है वो रिपीट करते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने कहा देखो हम जीते क्यों हैं, हम अपने नारे के ऊपर जीते हैं, और हमारा नारा क्या था? हमारा नारा था पाकिस्तान का, कि भाई हमने पाकिस्तान बनाना है। तो ये बात याद रखना कि अब जब हम असम्बलीज़ में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हम असम्बलीज़ में जाके ये जो स्लोगन है पाकिस्तान का, इसे भूल जाएं, बल्कि हमने पाकिस्तान के लिए ही जो है वो स्ट्रगल करनी है। तो 1946 के अंदर ये कन्वेंशन हुआ, और हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब जो थे, इन्होंने जो है वो एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें इन्होंने कहा कि भाई हमें जो वो स्टेट्स है, जो इन्होंने कहा था लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर कि भाई हमें जो है वो स्टेट्स जो हैं वो 2 बनाई जाए जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, एक साइड पे मगरबी इलाके और दूसरी साइड पे मशरकी इलाके। फिर उसको सेट करके कहा गया एक स्टेट बनाई जाए, एक ही मुल्क जो है वो बनाया जाए, यानी एक आज़ाद मुल्क होगा जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ठीक है जी, वो आज़ाद मुल्क बनाया जाए। तो इस तरह से फिर उस रेजोल्यूशन को इन सब के सब ने जितने भी थे उन्होंने पास किया, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यहाँ पे एक बार रिपीट हो गया फिर से कि भाई हमारी अब जो अगली स्ट्रगल है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, काबीना मिशन प्लान 1946। ठीक है, काबीना मिशन प्लान क्या है? अब इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के नतीजे के तौर पे जो है वो हुकूमत बनती है। अब इलेक्शंस जब होते हैं तो इलेक्शन के नतीजे के तौर पे अब ऑब्वियसली बात यह है कि हुकूमत बननी है, यानी अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में आना है। अब जो हुकूमत होगी यानी इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी वो किस तरह बनेगी, किस हिसाब से बनेगी, उसके अंदर जो सीट्स हैं वो किस तरह से होगी, यानी कि मुसलमानों की कितनी होंगी, कांग्रेस की कितनी होंगी, माइनॉरिटीज़ की कितनी होंगी। तो इन तमाम बातों को तय करना था। तो इनको तय करने के लिए जो है वो 3 लोगों को भेजा गया, सर स्टीफर्ड क्रिप्स को, सर पैट्रिक लॉरेंस को और लॉर्ड अलेक्जेंडर को। इन 3 लोगों को भेजा, और ये क्योंकि कैबिनेट के मेंबर थे
ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, इसी वजह से इसको जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया और इनको 1946 में भेजा गया। यानी ये 24 मार्च 1946 को आए और इन्होंने जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से पहले डायलॉग्स किए कि भाई उनकी राय जान सकें कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे क्या सोचते हैं, किस तरह से हुकूमत बनेगी। उसके बाद 16 मई 1946 को जो है इन्होंने प्रपोजल्स दिए। ठीक है, अब प्रपोजल्स क्या थे, एक तो शॉर्ट टर्म था, दूसरा लॉन्ग टर्म था। सिंपली शॉर्ट टर्म में इन्होंने ये कहा कि भाई शॉर्ट टर्म में हुकूमत वो बनाएगी पार्टी जो लॉन्ग टर्म को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, जो पार्टी लॉन्ग टर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो हुकूमत नहीं बना सकती। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म को एक्सेप्ट करेगी शॉर्ट टर्म में उसको हुकूमत दे दी जाएगी कि पकड़ो भाई हुकूमत बनाओ अपनी। सबसे पहली बात कही गई यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, यानी कि इंडिया जो है उसको जो है वो वफाक के तहत चलाया जाएगा। तो ये जितने भी हैं उनको यूनियन बनाया जाएगा और इस यूनियन को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा, ए, बी और सी। ए जो है उसके अंदर जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के जो मगरबी इलाके हैं यानी कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP के ये शामिल होंगे। बी के अंदर हिंदू अक्सरीते इलाके शामिल होंगे। ठीक है जी, जो सेंट्रल प्रोविंसेस होंगे। और सी के अंदर जो है वो मशरकी मुसलमानों के इलाके यानी कि बंगाल और आसाम जो है, बंगाल और आसाम ये शामिल होंगे। ठीक है, और इनको इस तरह से यानी ये 12 ग्रुप्स बनेंगे ABC करके। अब उसके बाद कहा गया जी जो पावर है उसकी जो तकसीम है वो किस तरह से होगी कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस जो है ये तो रहेगा अंग्रेज़ों के पास। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये रहेगा या सेंटर के पास रहेगा। और बाकी जो है प्रोविंशियल अथॉरिटी जो है वो भी दी जाएगी, सूबों को भी अथॉरिटी दी जाएगी कि सूबे भी खुद मुख्तार होंगे। ठीक है, सूबों को खुद मुख्तारी हासिल होगी। और 10 साल के बाद कोई भी सूबा अगर जुदा होना चाहे सेंटर से तो वो जुदा हो सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था कि 10 साल के बाद कोई सूबा भी जुदा होना चाहे मरकज़ से जुदा हो सकता है। और जो रॉयल स्टेट्स हैं वो भी शामिल होंगी इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से, यानी कि जो शामिल होना चाहती हैं। तो इस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो अबूरी हुकूमत बनेगी। तो या तो आप इसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ऐसे में क्या हुआ, जो इसके ऊपर रिएक्शंस आए उनको आपने समझना है। सबसे पहले मुस्लिम लीग जो है उसने इनको एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा जी हमें कबूल है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग को इस बात पे कबूल था कि 10 साल के बाद जब कोई सूबा जुदा होना चाहे जुदा हो सकता है। इसका मतलब आज नहीं तो आज से 10 साल के बाद पाकिस्तान तो बन सकता है कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है उन सूबों को हम अलग कर लेंगे। कांग्रेस ने एट फर्स्ट इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कांग्रेस ने रिजेक्ट क्यों किया कि भाई 10 साल के बाद जुदा हो सकता है तो उसका मतलब फिर तो पाकिस्तान बन जाएगा। फर्स्ट में मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। अब जो वाइसराय साहब थे उनका काम क्या था, जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली अब हुकूमत जो है वो मिलनी चाहिए थी मुसलमानों को। क्यों कि मुसलमानों ने इसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया था, लेकिन वाइसराय अपने वादे से फिरे और उन्होंने क्या किया जी, कांग्रेस को मनाने की कोशिश की और कांग्रेस को कहा कि भाई आप जो है वो शामिल हो जाएं। तो कांग्रेस ने बाद में जो है इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि कांग्रेस के जब सदर नेहरू साहब बने जुलाई के अंदर, तो नेहरू ने क्या कहा कि भाई देखो मेजॉरिटी तो हमारी होगी असम्बली के अंदर, जब असम्बली के अंदर हमारी मेजॉरिटी होगी तो हम ऐसा करेंगे, हम इस लॉ को चेंज कर देंगे जो 10 साल वाला है। तो इसमें कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बाद में, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने जो है, मुस्लिम लीग ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया और डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। किस बात के ऊपर कि भाई जो वाइसराय है उसने जो है वो अपनी ज़ुबान पे कायम नहीं रहा, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया जी, रास्त इक़दाम का दिन मनाया। अब ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था, रास्त इक़दाम का दिन, इस दिन जो है वो दंगे फसाद हुए, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई, जलसे जुलूस हुई और उसके नतीजे के तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इंडिया को। तो फिर जब देखा वाइसराय ने कि अगर अकेली कांग्रेस हुकूमत बनाएगी तो मुस्लिम लीग भी उसको चलने नहीं देगी, मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी पावर है, तो उसने भी मुस्लिम लीग को फिर बैक हैंड पे राज़ी करने की कोशिश की। और एट दी एंड कायदे समझते थे कि अगर वो शामिल ना हुए हुकूमत के अंदर तो उन्हीं का नुकसान है, तो ऐसे में उन्होंने भी हामी भर ली और फिर इस तरह से वो भी हुकूमत में शामिल हो गए। और फिर इस तरह से जो है वो ये कैबिनेट मिशन हम ये मान सकते हैं कि ये कामयाब हो गया अपने मिशन के अंदर। और अब हम आगे देखेंगे कि मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनकी एलोकेशन किस तरह से हुई। अबूरी हुकूमत बनती है 1946 के अंदर जी। ठीक है, अबूरी हुकूमत जो है वो किस तरह से बनती है, अबूरी हुकूमत इस तरह से बनती है कि सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रहा, लास्ट टॉपिक है जी हमारा जी 3 जून का मंसूबा। ठीक है जी, 3 जून का मंसूबा जो है इसको देखते हैं क्या है।
अब देखिए जब ये फैसला हो गया कि इंडिया को जो है वो डिवाइड करना है और उसके कॉजेज़ क्या थे, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मुसलमानों के पास थी, तो मुसलमान और हिंदू जो है यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में उनकी लड़ाइयाँ बढ़ चुकी थी। दूसरा, मोतीलाल नेहरू साहब जो थे वो चाहते थे कैबिनेट का हेड उन्हें माना जाए, उसमें भी उन्हें मुश्किलात थी, लियाकत अली खान साहब ऐसा नहीं होने दे रहे थे। तीसरा, जो कॉलोनाइजेशन का पीरियड था वो एंड हो रहा था। अब ये सबसे की पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो है वो तो छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो है ये एक प्राइमरी कॉज था कि कॉलोनाइजेशन क्या था कि ब्रिटिश जो थे, जो बरतानवी थे, उन्होंने क्या किया था कि भाई बाहर के मुल्कों में जाके छोटी छोटी कॉलोनीज बना ली थी, ठीक है, 16वीं सेंचुरी के बाद से। तो अब जब देखा उन्होंने कि अब वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो एंड हुई 1945 के अंदर, तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा गई, क्योंकि एक तरह से ये वर्ल्ड वॉर सेकंड वो हारते हारते जीते थे। क्योंकि अगर इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर अमेरिका जो है वो यूएस रोल प्ले ना करता और एटम बम ना गिराता जापान के ऊपर, तो उसमें क्या होता कि उसमें इनके लिए बहुत मुश्किल था यूके के लिए कि वो इंडिया को बचा सकते जापानियों से। तो ऐसे में जो है वो तकरीबन हारा हुआ था, तो यूएस की वजह से जीता, तो खुद भी बहुत ज़्यादा नुकसान था। तो इसका मतलब अब जो कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, अब जिन जिन मुल्कों से उनको फ़ायदा नहीं था उनको वो आज़ाद करते जा रहे थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब खुद उनके लिए यानी कि बरतानिया के लिए जो है वो ख़ुद को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि वो जो शाही ज़माना था एक जो गुजरा था 200 या 400 ईयर्स का एक पीरियड गुजरा था वो नहीं बचा था। तो इसलिए भी इन्होंने फैसला किया कि भाई अब जो है हम हिंदुस्तान को भी आज़ाद करेंगे। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई अब हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाएगा। तो ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो हैं उनको आखिरी वायसराय हिंदुस्तान का बनाकर भेजा गया। और माउंटबेटन साहब ने क्या किया जी, आखिरी कोशिश के तौर पर पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी उनसे मीटिंग्स की और उन्हें कहा कि भाई क्या आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान के साथ रह सकते हो। तो सब ने तकरीबन इनकार ही किया, ठीक है, बड़े बड़े हिंदू लीडर्स को छोड़ के। ऐसे में फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर फैसला किया कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए। तो 3 जून प्लान के तहत क्या हुआ जी, कहा गया जी कि जो पंजाब है, पंजाब और जो बंगाल है, इन दोनों का अलग अलग इजलास बुलाया जाएगा इनकी असम्बलीज का, ठीक है, पंजाब असम्बली का और बंगाल असम्बली का। पहले यानी कि अलग अलग से मुराद हिंदुओं का और मुसलमानों का जो है वो अलग अलग से इजलास बुला के फैसला कराया जाएगा कि भाई मुसलमान बताएंगे क्या उन्हें पाकिस्तान के साथ शामिल होना है और हिंदू बताएंगे क्या उन्हें किसके साथ शामिल होना है। तो इस तरह से पंजाब और बंगाल जो है इनकी मुसलमानों की जो अक्सरियत थी उन्होंने फैसला किया कि उन्हें पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। कहा गया सिंध का फैसला सिंध असम्बली करेगी, जिसका फैसला उन्होंने किया कि भाई उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। बलूचिस्तान का फैसला कैसे होगा, तो कहा जी बलूचिस्तान का फैसला जो है वो उसकी म्यूनसिपल कमेटी और शाही जिरगा करेगा, क्योंकि उनका इख्तियार तो बलूचिस्तान का इख्तियार इनके पास था। तो इन्होंने फैसला किया कि भाई हम भी पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। खान अफकलात जो थे, माना जाता है कि वो कायद आज़म के बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद जी KPK का फैसला या NWFP जिसको उस टाइम पे कहा गया, तो NWFP का जो फैसला था वो था रेफरेंडम के थ्रू कि भाई रेफरेंडम के थ्रू फैसला होगा। तो रेफरेंडम में फैसला हुआ कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। उसके बाद जी कहा कि जो रॉयल स्टेट्स हैं, जो शाही रियासतें हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ भी शामिल होना चाहें शामिल हो सकती हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी हुकूमत को रन कर सकती हैं। तो बेसिकली तो 1935 का जो एक्ट था उसी को ही जो है वो थोड़ा सा चेंज करके लागू किया गया पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। इसके ऊपर रिएक्शंस क्या आए, जो कांग्रेस थी, आधी कांग्रेस ने तो इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि हालात ऐसे बने, लेकिन जो आधी कांग्रेस थी उन्होंने इसके ऊपर जो है वो रिएक्शंस दिए कि भाई ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और ये एक आर्जी जो है वो तकसीम है और ये आर्जी तकसीम जो है ये ख़त्म हो जाएगी जबकि हमारे मुसलमानों भाइयों को पता चलेगा कि भाई ये तो गलत काम है। तो ऐसे में जो है ना ये तकसीम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत से लीडर्स जो है वो ये मानने को तैयार नहीं थे कांग्रेसी कि भाई ये तकसीम हो रहा है। ख़ास करके कांग्रेसी मुसलमान जो थे वो भी बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस थे। मुस्लिम लीग तो ये चाहती थी, इसलिए मुस्लिम लीग के लिए तो ये बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी। तो इस तरह 14 जुलाई 1947 को जो है वो ब्रिटिश असम्बली जो है उससे ये पास हुआ ये लॉ 3 जून का, और इस तरह से हिंदुस्तान को जो है वो तकसीम कर दिया गया। और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से 15 अगस्त को जो है ये दोनों मुल्कों ने आज़ाद होना था। और इस तरह से 14 अगस्त को जो है वो वायसराय साहब जो है लॉर्ड माउंटबेटन साहब कराची आए, उन्होंने कराची असम्बली में खिताब किया और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो वापस मुंबई गए और वहाँ पे जो है दिल्ली में वहाँ पे उन्होंने इजलास किया। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को और इंडिया जो है वो 15 अगस्त को आज़ादी मनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा सिलसिला था एक लॉन्ग लेक्चर का जो कि